अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनडीए, ग्रुप डी या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने वाले हैं, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे नहीं। तो चलिए केमिस्ट्री की दुनिया की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि ये विषय असल में है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से कैसे जुड़ा है। बिल्कुल। और हम शुरू करेंगे पदार्थ यानी मैटर की अवधारणा से। उसकी अलग अलग अवस्थाओं को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती कैसे हैं। ये सब कुछ परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस शब्द से ही, केमिस्ट्री। ये आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है? इसकी जड़ें ग्रीक शब्द खेमिया में मानी जाती हैं, जिसका मतलब था धातुओं को मिलाना या बदलना। अच्छा। कुछ लोग इसे अरेबिक के अल्कीमिया से भी जोड़ते हैं, जिसका भी मतलब लगभग वही है, पदार्थों का रूप बदलना। तो हम्म। एक तरह से केमिस्ट्री का जो मूल है वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव में ही है। और अगर हमें परीक्षा के लिए एक क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्ड परिभाषा देनी हो तो? सीधी सी बात है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पदार्थ मतलब मैटर की बनावट, उसके गुण और उसमें होने वाले भौतिक और रासायनिक बदलावों के बारे में पढ़ते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब ये समझना कि कोई चीज किससे बनी है, कैसे काम करती है और कैसे बदल सकती है। शायद इसीलिए इसे साइंस ऑफ एवरीडे लाइफ भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। खाना पकाने से लेकर दवाइयाँ, साबुन, हर जगह केमिस्ट्री ही तो है। ठीक है, अब कुछ ऐसे जरूरी नामों पर आते हैं जिनसे जुड़े सवाल अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अंटोन लोवोजियर, इन्होंने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। और परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी के जनक, वो थे जॉन डाल्टन। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के जनक, दिमिट्री मेंडेलीव। और ये फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने नाभिक की खोज की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हाँ। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जनक माइकल फैराडे हैं। ये कुछ नाम हैं जो याद रखने ही चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब मुख्य विषय पर आते हैं, पदार्थ यानी मैटर। आखिर ये है क्या? कोई भी वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान मतलब मास होता है और जो स्थान घेरती है मतलब जिसमें वॉल्यूम हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ये परीक्षा में आने वाली सीधी लाइन है। जैसे पत्थर, पानी या हवा भी। हाँ, हवा भी। और क्या चीजें हैं जो पदार्थ नहीं है? जैसे प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा या हमारे विचार। इनमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही ये जगह घेरते हैं। मैंने सुना है कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों की क्या खासियत होती है? हाँ, इनके 4 मुख्य गुण हैं। पहला, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है। दूसरा, इनके बीच खाली जगह होती है। तीसरा, ये लगातार गति करते रहते हैं, रुकते नहीं। अच्छा। और चौथा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। इसी गति के कारण शायद डिफ्यूजन या प्रसरण होता है। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं तो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा। एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों के बीच की खाली जगह में अपने आप मिल जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये गैसों में सबसे तेज होता होगा? हाँ, गैसों में सबसे तेज, द्रवों में उससे कम और ठोस में तो लगभग न के बराबर। चलिए अब पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं पर आते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनमें मूल अंतर क्या है? सारा अंतर कणों की व्यवस्था और उनके बीच के आकर्षण बल का है। अच्छा। ठोस यानी सॉलिड में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कण एकदम पास पास चिपके होते हैं और आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए वो कठोर होते हैं। जैसे कोई पत्थर या लोहा। बिल्कुल। अब आते हैं द्रव यानी लिक्विड पर। इसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार नहीं। मतलब जिस बर्तन में डालो वैसा ही आकार ले लेता है। हाँ, इसके कणों के बीच थोड़ी दूरी होती है, मध्यम दूरी, और वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसीलिए वो बहते हैं, जैसे पानी, दूध। और गैस? गैस का तो ना आकार निश्चित होता है, न ही आयतन। कण बहुत दूर दूर होते हैं और आजादी से घूमते हैं। इसीलिए शायद उन्हें बहुत ज्यादा दबाया मतलब कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर्स में होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि कणों के बीच खाली जगह बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तापमान और दबाव बदलकर इन अवस्थाओं को एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। इन प्रक्रियाओं के कुछ खास नाम हैं,
है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ठोस से द्रव बनना उसे कहते हैं मेल्टिंग, यानी गलन। और द्रव से वापस ठोस बनना। वो है फ्रीजिंग, मतलब जमना। ठीक है, द्रव से गैस बनना। इसके लिए दो शब्द हैं, बॉइलिंग यानी क्वथनांक, या फिर इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। और गैस से वापस द्रव बनना। उसे कहते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। इसमें एक और भी तो है, जो ठोस से सीधे गैस बन जाता है। हाँ, सब्लिमेशन, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर हम पानी की बात करें तो उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? देखिए, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, और मजे की बात यह है कि पानी का जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। और पानी का क्वथनांक? वो 100 डिग्री सी है। आपने अभी बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों का जिक्र किया था। मैं इनमें हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। इनमें अंतर क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, बॉइलिंग एक निश्चित तापमान पर होती है, जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, और ये पूरे द्रव में एक साथ होती है। बुलबुले नीचे से ऊपर तक आते हैं। और इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण? वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, और ये केवल द्रव की सतह पर होता है। अच्छा, जैसे फर्श पर गिरा पानी सूख जाता है। बिल्कुल, गीले कपड़ों का सूखना वाष्पीकरण का ही सबसे अच्छा उदाहरण है। और सब्लिमेशन? कौन से पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं? इसके मुख्य उदाहरण हैं कपूर, नेफ्थलीन, जिसे फिनाइल की गोली भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन। इन्हें याद रखने की कोई ट्रिक है? हाँ, एक छोटी सी ट्रिक है, CAPI। C से कैम्फर, A से अमोनियम क्लोराइड, P से आप नेफ्थलीन को फिनाइल गोली की तरह याद रख सकते हैं, और I से आयोडीन। बढ़िया है। क्या ठोस, द्रव और गैस के अलावा भी पदार्थ की कोई अवस्था होती है? हाँ, दो और अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। कौन सी? एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये बहुत ही ज्यादा, मतलब अत्यधिक उच्च तापमान पर बनती है, जब गैस आयनित हो जाती है। ये कहाँ मिलती है? हमारा सूरज और जितने भी तारे हैं, उनमें पदार्थ इसी प्लाज्मा अवस्था में होता है। और दूसरी? दूसरी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी BEC। यह पदार्थ की सबसे नई खोजी गई अवस्था है। और ये कैसे बनती है? गर्म पर और एक बहुत ज्यादा ठंडे पर। बिल्कुल। ठीक है। आखिर में एक और जरूरी सवाल, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल चेंज, इसके बीच का मुख्य अंतर क्या है? देखिए, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, और ये अस्थायी होता है। जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना है, तो वो H2O ही, बस अवस्था बदली है। आप उसे वापस बर्फ बना सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है, और ये स्थायी होता है। आप इसे आसानी से उल्टा नहीं कर सकते। जैसे लोहे में जंग लगना। बिल्कुल, जंग एक नया पदार्थ है, आयरन ऑक्साइड, या फिर दूध से दही का बनना। दही एक नया पदार्थ है। तो आज हमने केमिस्ट्री के बिल्कुल आधार को समझा है। पदार्थ क्या है, उसकी अवस्थाएं कैसी होती हैं, और वो एक दूसरे में कैसे बदलती हैं। हाँ, और ये सभी कॉन्सेप्ट्स न केवल परीक्षा के लिए, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। आज की चर्चा के आधार पर मेरे मन में एक दिलचस्प सवाल आ रहा है। जब एक मोमबत्ती जलती है, तो मोम का पिघलना और बत्ती का जलना, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक, या शायद दोनों एक साथ होते हैं? इस पर जरूर सोचिए। परमाणु और अणु यानी एटम और मॉलिक्यूल, ये दोनों शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पर इनमें असली फर्क क्या है? नोट्स में लिखा है कि परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है। हाँ। चलिए इसे आसान बनाते हैं। परमाणु को एक अकेला कलाकार समझिए, एक सोलो आर्टिस्ट। ये किसी भी तत्व की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी पहचान है। जैसे सोने का एक परमाणु सिर्फ सोना है और कुछ नहीं। अब ये अकेला कलाकार कभी कभी अकेला रह सकता है, जैसे हीलियम गैस में, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये अकेला स्टेबल नहीं होता। अच्छा। इसे टीम बनाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो अणु वो टीम है? बिल्कुल। अणु यानी मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा परमाणुओं की एक मजबूत टीम है जो आपस में रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। ये टीम इतनी मजबूत होती है कि ये स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकती है। जैसे ऑक्सीजन, जिसे हम सांस लेते हैं, हाँ। वो असल में O2? हाँ, ऑक्सीजन की दो परमाणुओं O2 की एक टीम है। ये एक ही तरह के कलाकारों की टीम हुई। और अगर कलाकार अलग अलग हों तो? तो एक और भी दिलचस्प टीम बनती है। जैसे पानी,
पानी का अणु H2O दो अलग-अलग कलाकारों, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना एक बैंड है। तो अणु एक ही जैसे परमाणुओं का समूह भी हो सकता है और अलग-अलग परमाणुओं का भी। अहम बात यह है कि वो एक स्थिर, स्वतंत्र इकाई है। कमाल है। तो ये जो अलग अलग तरह की टीमें बनती हैं, इन्हीं से हमारे आसपास की चीजें बनती होंगी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं अगले अध्याय की। नोट्स में 3 नाम हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये इन्हीं टीमों के अलग अलग प्रकार हैं क्या? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, ये पदार्थ के 3 मुख्य रूप हैं। पहला है तत्व, यानी एलिमेंट। ये सबसे शुद्ध है? शुद्ध मतलब इसमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं। सोचिए, आपके पास सिर्फ लोहे के परमाणु हैं और कुछ नहीं, तो वो लोहा तत्व है। या सिर्फ सोने के परमाणु, तो वो सोना तत्व है। ये पदार्थ का रॉ फॉर्म है। ठीक है, तत्व मतलब 100% प्योर। फिर यौगिक क्या है? पानी को आपने अणु भी कहा और अब हम यौगिक की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। यौगिक यानी कंपाउंड तब बनता है जब 2 या ज्यादा अलग अलग तत्व एक पक्के अनुपात में रासायनिक तौर पे जुड़ जाते हैं। पक्का अनुपात? हाँ, यहाँ पक्का अनुपात सबसे जरूरी शब्द है। पानी H2O एक यौगिक है, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने से पानी उठा लें, उसमें हमेशा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का ही अनुपात मिलेगा। ये एक फिक्स रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी को बदल देंगे तो वो पानी नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। अच्छा। नमक NaCl भी एक यौगिक है, हमेशा सोडियम का 1 और क्लोरीन का 1 परमाणु। मतलब यौगिक में एक अनुशासन है, एक फिक्स्ड फॉर्मूला है। लेकिन जब मैं नींबू पानी बनाती हूँ तो मैं 1 चम्मच चीनी डालूं या 4, वो रहता तो नींबू पानी ही है। तो क्या वो यौगिक नहीं हुआ? वो क्या चीज है? बेहतरीन उदाहरण, वो है मिश्रण, मिक्सचर। मिश्रण में चीजें किसी भी अनुपात में मिलाई जा सकती हैं और वे आपस में कोई पक्का रासायनिक बंधन नहीं बनाती, वो बस एक साथ मौजूद होती हैं। जैसे हवा, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसें किसी भी अनुपात में हो सकती हैं। या मेरा बनाया नींबू पानी। ये आपका बनाया नींबू पानी। आप चीनी कम ज्यादा कर सकती हैं और सबसे बड़ी बात, मिश्रण की चीजों को आप आसानी से अलग भी कर सकते हैं। जैसे पानी को उबालकर नमक अलग किया जा सकता है। लेकिन यौगिक में नहीं। यौगिक यानी पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए रासायनिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। परमाणु अकेले कलाकार है जो मिलकर अणु जैसी टीमें बनाते हैं, और ये टीमें तत्व, यौगिक या मिश्रण के रूप में हमारे सामने आती हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब शुरू होता है। डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, वो परम कण है। पर ये बात तो गलत निकली, है ना? बिल्कुल गलत। और यहीं से असली जासूसी शुरू होती है। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों को लगा कि परमाणु के अंदर भी एक पूरी दुनिया है। उन्हें 3 मुख्य कण मिले। पहला था इलेक्ट्रॉन E-, जिसे जे थॉमसन ने खोजा। ये बहुत ही हल्का और नेगेटिव चार्ज वाला कण है। ये परमाणु के केंद्र के बाहर बहुत तेजी से चक्कर काटता है। इसे आप परमाणु का सबसे बेचैन और फुर्तीला सदस्य कह सकते हैं। और परमाणु का केंद्र, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर क्या था? केंद्र में बाकी के 2 भारी भरकम साथी रहते हैं। एक है प्रोटॉन P+, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है, पर प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया। अच्छा। ये इलेक्ट्रॉन के मुकाबले लगभग 1800 गुना ज्यादा भारी होता है और यही परमाणु के केंद्र को पॉजिटिव चार्ज देता है। तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, ये तो एक दूसरे को संतुलित करते होंगे। लेकिन तीसरा कण कौन था? तीसरा कण सबसे रहस्यमयी था। वो है न्यूट्रॉन N0, जिसे जेम्स चैडविक ने काफी बाद में खोजा। मजे की बात यह है कि इसे खोजने में इतनी देर इसलिए लगी क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ये न्यूट्रल है। ओहो। ये एक तरह का अदृश्य साथी था जो प्रोटॉन के साथ नाभिक में कसकर बंधा रहता है और परमाणु को वजन देता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही परमाणु का लगभग सारा वजन बनाते हैं। 1 मिनट, अगर हर तत्व में प्रोटॉन की संख्या फिक्स है, जैसे कार्बन में हमेशा 6 ही होंगे, तो फिर हमें किसी और नंबर की जरूरत ही क्यों है? क्या प्रोटॉन की संख्या ही उसकी पूरी पहचान नहीं है? ये द्रव्यमान संख्या का क्या काम है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। किसी भी तत्व की असली पहचान उसका आधार कार्ड, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर Z ही है, जो कि उसके प्रोटॉनों की संख्या है। 6 प्रोटॉन मतलब हमेशा कार्बन, 8 प्रोटॉन मतलब हमेशा ऑक्सीजन। ये कभी नहीं बदलता। तो फिर
द्रव्यमान संख्या क्यों? द्रव्यमान संख्या मास नंबर ए परमाणु का कुल वजन बताती है। ये नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। मतलब A = P+N। हम्म, अब आपका सवाल था कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि एक ही तत्व के परमाणुओं का वजन अलग-अलग हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? अगर तत्व एक ही है, मतलब प्रोटॉन की संख्या एक ही है, तो वजन अलग कैसे हुआ? यहीं पर न्यूट्रॉन अपना किरदार निभाता है। सोचिए, एक ही परिवार के 3 भाई हैं। तीनों का सरनेम एक है, यानी प्रोटॉन की संख्या समान है, लेकिन तीनों का वजन अलग-अलग है। अच्छा। ऐसा ही परमाणुओं के साथ भी होता है और इन्हें हम समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। इनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग होती है, जिससे उनका कुल वजन यानी द्रव्यमान संख्या बदल जाती है। कोई आसान सा उदाहरण है इसका? हाइड्रोजन सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मिलते हैं। सामान्य हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। एक दूसरा भाई है ड्यूटेरियम, जिसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और एक तीसरा भाई है ट्राइटियम, जो रेडियो एक्टिव होता है। उसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा। तीनों हैं तो हाइड्रोजन ही, क्योंकि तीनों में एक ही प्रोटॉन है, लेकिन तीनों का वजन अलग-अलग है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनका नाम तो एक ही है लेकिन वजन अलग-अलग है। तो फिर ये संभारिक यानी आइसोबार्स क्या है? ये इसका उल्टा हुआ? एकदम सही पकड़ा। संभारिक यानी आइसोबार्स अलग-अलग परिवारों के लोग हैं। मतलब अलग-अलग तत्व हैं, जिनका इत्तेफाक से वजन एक जैसा है। ओह, अच्छा। इनके परमाणु क्रमांक अलग होते हैं, यानी प्रोटॉन अलग, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर जो द्रव्यमान संख्या बनती है वो एक जैसी हो जाती है। जैसे आर्गन, जिसमें 18 प्रोटॉन हैं, और कैल्शियम, जिसमें 20 प्रोटॉन हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग तत्व हैं, पर दोनों के कुछ समस्थानिकों का परमाणु भार 40 होता है। तत्व अलग पर भार एक जैसा। बिल्कुल। अच्छा, अब केमिस्ट्री की एक और कंफ्यूजिंग चीज पर आते हैं। मोल। ये शब्द मैंने स्कूल में सुना था और हमेशा कंफ्यूजिंग लगा। नोट्स में लिखा है कि ये 6.022 गुणित 10⁻23 कणों के बराबर है। ये सिर्फ एक बड़ी सी संख्या ही है या इसका कोई गहरा मतलब है? ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये केमिस्ट्री का जादुई पुल है। सोचिए, हम परमाणुओं को देख नहीं सकते, एक-एक करके गिन भी नहीं सकते, लेकिन हम चीजों को तौल तो सकते हैं ना? हाँ, वो तो कर सकते हैं। मोल वो पुल है जो उस अनदेखी दुनिया यानी परमाणुओं की गिनती को हमारी देखी दिखाई दुनिया यानी ग्राम में वजन से जोड़ता है। पुल? कैसे? ये जो अजीब सी दिखने वाली संख्या है 6.022 × 10⁻23, जिसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये प्रकृति का एक कनेक्शन है। अगर आप किसी भी तत्व का परमाणु भार ग्राम में ले लें तो उसमें ठीक 1 मोल परमाणु होंगे। क्या मतलब? जैसे कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो अगर आप ठीक 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो आप यकीन कर सकते हैं कि आपके हाथ में 6.022 × 10⁻30 कार्बन के परमाणु हैं। ये केमिस्ट को बिना गिने ये जानने की ताकत देता है कि किसी रिएक्शन में कितने परमाणु हिस्सा ले रहे हैं। वाह, ये तो वाकई एक पुल है। तो अब हमारे पास परमाणु के अंदर के कणों की जानकारी है, उनकी पहचान का तरीका है और उन्हें गिनने का तरीका भी है। लेकिन ये पूरी तस्वीर वैज्ञानिकों के दिमाग में आई कैसे? एक दिन में तो नहीं आई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स में डाल्टन, रदरफोर्ड और बोहर के मॉडल्स का जिक्र है, जो इस सफर को दिखाते हैं। और ये सफर ही विज्ञान की असली खूबसूरती है। ये दिखाता है कि हमारी समझ कैसे गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ती है। सबसे पहले 1808 में जॉन डाल्टन आए। उन्होंने कहा कि हर पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये एक ठोस गेंद की तरह हैं, जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। एक ठोस गेंद? हाँ, उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। लेकिन हम जानते हैं कि ये गलत था। तो उनकी इस ठोस गेंद वाली सोच को किसने तोड़ा? उसे तोड़ा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करीब 100 साल बाद अपने मशहूर सोने की पन्नी वाले प्रयोग से। हाँ, वो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, उन्होंने अल्फा कणों की बौछार एक बहुत ही पतली सोने की पन्नी पर की। उन्हें उम्मीद थी कि सारे कण सीधे पार निकल जाएंगे, क्योंकि डाल्टन के हिसाब से परमाणु तो ठोस था। ज्यादातर कण सीधे निकल भी गए, लेकिन कुछ कण टकराकर वापस आ गए।
ये उतना ही हैरान करने वाला था जैसे आप एक कागज पर गोली चलाएं और वो गोली टकराकर वापस आप पर आ जाए। तो इसका क्या मतलब निकाला उन्होंने? इसका एक ही मतलब था कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खोखला है और उसका सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी घनी जगह पर केंद्रित है। उन्होंने इस केंद्र को नाभिक यानी न्यूक्लियस नाम दिया और बताया कि नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर वैसे ही घूमते हैं जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल तो सुनने में बिल्कुल सही लगता है। एक सूरज यानी नाभिक और उसके चारों ओर घूमते ग्रह यानी इलेक्ट्रॉन। इसमें गड़बड़ क्या थी? ये तो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम जैसा है और वो तो अरबों सालों से स्थिर है। यही सबसे बड़ा सवाल था और यहीं पर रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। क्यों? फिजिक्स का एक नियम कहता है कि जब भी कोई चार्ज वाला कण जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदलता है या चक्कर लगाता है तो वो लगातार ऊर्जा छोड़ता है। अच्छा, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा खोते खोते एक सर्पिल रास्ते पर घूमकर कुछ ही पलों में नाभिक में गिर जाना चाहिए था। मतलब परमाणु को तो पल भर में नष्ट हो जाना चाहिए था, पर हम और आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। परमाणु बहुत स्थिर होते हैं। तो वो ये नहीं समझा पाए कि परमाणु टिका कैसे रहता है। नहीं, वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। तो इस पहेली को किसने सुलझाया? कौन था वो हीरो जिसने परमाणु को नष्ट होने से बचाया? वो हीरो थे नील्स बोहर। वो रदरफोर्ड के ही छात्र थे और उन्होंने एक बहुत ही साहसी और अजीब सा लगने वाला आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकते। कहीं भी नहीं? नहीं, उनके घूमने के लिए कुछ खास अनुमति प्राप्त कक्षाएं होती हैं, एनर्जी लेवल्स। ये मैजिकल ऑर्बिट्स हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी खास कक्षा में घूमता है वो कोई ऊर्जा नहीं खोता और नाभिक में नहीं गिरता। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते, उनके लिए फिक्स रास्ते हैं। इसने परमाणु के स्थायित्व को समझा दिया। बिल्कुल, ये क्वांटम दुनिया की तरफ पहला बड़ा कदम था। बोहर के मॉडल ने हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणु के व्यवहार को बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं थीं। जैसे ही हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जटिल परमाणुओं पर आते, बोहर का मॉडल लड़खड़ाने लगता था। वो पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन उसने सही दिशा में एक दरवाजा खोल दिया था। तो आज हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया। परमाणु और अणु की एकदम सरल परिभाषा से शुरू करके हमने उनके अंदर झांका, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिले। फिर हमने उनका पहचान पत्र यानी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को समझा। और आखिर में हमने वैज्ञानिकों के नजरिए से परमाणु को विकसित होते हुए देखा, डाल्टन की ठोस गेंद से लेकर रदरफोर्ड के खोखले सोलर सिस्टम तक और फिर बोहर की स्थिर कक्षाओं तक। और सोचने वाली बात यह है कि ये कहानी बोहर पर भी खत्म नहीं होती। उनके मॉडल ने क्वांटम मैकेनिक्स की जिस दुनिया का दरवाजा खोला वो और भी ज्यादा अजीब और अद्भुत है। आज की हमारी समझ ये है कि इलेक्ट्रॉन असल में उन कक्षाओं में ग्रहों की तरह घूमते भी नहीं हैं, बल्कि वे नाभिक के चारों ओर प्रायिकता के बादलों, प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स के रूप में मौजूद होते हैं। बादलों के रूप में? हाँ, यानी किसी खास जगह पर उनके पाए जाने की सिर्फ एक संभावना होती है। ये दिखाता है कि विज्ञान में कोई अंतिम सत्य नहीं होता। ये तो बस हमारी समझ का एक लगातार विकसित होता हुआ सफर है, जहां हर नया जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज के हमारे स्रोत हमें उन अदृश्य बदलावों की दुनिया में ले जा रहे हैं जो हर पल हमारे चारों ओर हो रहे हैं। लोहे पर चुपके से कब्जा करती जंग से लेकर हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाली सांस तक, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। आज हम इन बदलावों की भाषा, मतलब समीकरण, और इनके पीछे के नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये चर्चा सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या बदल रहा है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि कैसे और क्यों बदल रहा है। ये हमारे आसपास की दुनिया के काम करने के तरीके का एक तरह का गुप्त कोड है, और आज हम उसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। हमें पता कैसे चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है? क्या इसके कुछ खास जासूसी संकेत होते हैं? हाँ, स्रोत के अनुसार इसके 4 मुख्य संकेत हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन, मतलब कोई ठोस चीज गैस बन जाए। अच्छा। दूसरा है रंग में परिवर्तन। तीसरा किसी गैस का निकलना, जैसे बुलबुले उठना। और चौथा तापमान में बदलाव। 1 मिनट, तापमान में बदलाव
मतलब अगर दो चीजों को मिलाने पर बीकर ठंडा हो जाए तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि गर्मी निकलना ही असली संकेत है, जैसे कुछ जलना या वो धमाका होना। ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन हाँ, ठंडा होना भी उतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण संकेत है। ये हमें बताता है कि अभिक्रिया को होने के लिए अपने आसपास से गर्मी या ऊर्जा खींचनी पड़ रही है। ये भी एक तरह का बदलाव ही है। हम इस पर आगे भी बात करेंगे। दिलचस्प है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इनमें से कोई संकेत देख लिया। अब इस बदलाव को कागज पर कैसे लिखते हैं? मैंने स्रोत में शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। इसे लिखने के दो स्तर हैं। पहला शुरुआती स्तर है शब्द समीकरण, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और फिर एक तीर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो समझने में आसान है। हाँ, ये कहानी का सार बताने जैसा है, लेकिन वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी चाहिए होती है। तो फिर वो ज्यादा जानकारी वाला तरीका कौन सा है? उसके लिए हम रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम शब्दों की जगह तत्वों के प्रतीकों और सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। पर असली चुनौती यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, और वो क्या? ये पक्का करना कि कहानी विज्ञान के नियमों का पालन करे। यही पर स्रोत में कंकाली समीकरण का जिक्र आता है ना? ये नाम सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, कंकाली या असंतुलित समीकरण एक तरह से कहानी का पहला ड्राफ्ट है। ये बस बताता है कि कौन कौन शामिल है, जैसे Mg + O2 MgO। ये ड्राफ्ट कहता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, लेकिन ये ड्राफ्ट अधूरा है क्योंकि इसमें हिसाब किताब गड़बड़ है। हिसाब किताब से आपका क्या मतलब है? देखिए, तीर के बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2, पर दाईं ओर सिर्फ एक है, MgO में। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तो फिर संतुलित समीकरण क्या करता है? संतुलित समीकरण इस ड्राफ्ट को एडिट करके सही करता है, जैसे 2Mg + O2 2MgO। अब दोनों तरफ 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। अब हिसाब बराबर है। लेकिन हम ये मेहनत कर क्यों रहे हैं? मतलब क्या ये सिर्फ कागज पर चीजों को सही दिखाने के लिए है? असल में तो प्रकृति खुद ब खुद इसे संतुलित कर लेती होगी, है ना? ये सवाल बहुत अच्छा है, और इसके दिल में विज्ञान का एक सबसे बड़ा नियम छिपा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि आप किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थ को न तो बना सकते हैं और न ही मिटा सकते हैं। आप सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मतलब ये कि जितने परमाणु लेकर आपने शुरू किया था, उतने ही परमाणु अंत में भी आपके पास होने चाहिए, भले ही वे अब नए जोड़े बना चुके हों। बिल्कुल सही। तो समीकरण को संतुलित करना सिर्फ कागजी कार्यवाही नहीं है, ये इस बात का लिखित प्रमाण है कि हमारी समझी गई अभिक्रिया प्रकृति के इस मौलिक नियम का सम्मान करती है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक तरह से केमिस्ट्री का संविधान हुआ। लेकिन सभी अभिक्रियाएं ये काम एक ही तरीके से तो नहीं करती। स्रोत हमें बताता है कि इनके अंदाज अलग अलग हैं। यहीं से बात शुरू होती है अभिक्रियाओं के प्रकार की। एकदम। अगर हम अभिक्रियाओं को उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, ये प्रकृति का कंस्ट्रक्शन मोड है। इसमें छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब 2 या ज्यादा अभिकारक, जुड़कर कुछ बड़ा और नया बनाते हैं, सिर्फ एक उत्पाद। जैसे कोयले का जलना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बिल्कुल, ये बनाने की, जुड़ने की केमिस्ट्री है। और जाहिर है, जहां कुछ बनता है वहां कुछ टूटता भी होगा। तो क्या वियोजन अभिक्रिया इसकी ठीक उल्टी कहानी है? बिल्कुल। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया संयोजन की एकदम विपरीत है। इसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या ज्यादा छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, लेकिन ये टूटना अपने आप नहीं होता। इसे होने के लिए बाहर से ऊर्जा का एक धक्का चाहिए होता है, और स्रोत बताता है कि ये धक्का 3 तरह से दिया जा सकता है। अच्छा, वो कौन कौन से तरीके हैं? पहला है ऊष्मीय वियोजन, जब तोड़ने के लिए गर्मी दी जाती है। दूसरा है वैद्युत वियोजन, जहां बिजली का करंट इस्तेमाल होता है, जैसे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, जहां सूर्य का प्रकाश ये काम करता है। 1 मिनट, प्रकाश से टूटना? ये तो कमाल है। हाँ, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण सिल्वर क्लोराइड है, जो धूप में रखने पर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प तथ्य दिया गया है कि इसी अभिक्रिया का इस्तेमाल पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। वाह,
अच्छा, अब आगे दो नाम हैं जो बड़े मिलते जुलते लगते हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन। इनमें क्या फर्क है? इसे एक मजेदार तरीके से समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया स्कूल के प्लेग्राउंड जैसी है। इसमें एक ज्यादा क्रियाशील यानी ताकतवर तत्व आता है और एक कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसकी जगह ले लेता है। मतलब केमिस्ट्री में भी दादागिरी चलती है। बिल्कुल। जैसे स्रोत का उदाहरण है, जब लोहा मतलब Fe कॉपर सल्फेट के घोल में जाता है तो वो कॉपर को धक्का मारकर बाहर कर देता है, क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो फिर द्विविस्थापन में क्या होता है? क्या वहां दो दादा होते हैं? नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया दादागिरी नहीं, बल्कि एक तरह का पार्टनर स्वैप है। पार्टनर स्वैप। हाँ, इसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। कोई किसी को हटा नहीं रहा, बस वे शांति से अपने साथी बदल लेते हैं। इसी से जुड़ा है अवक्षेपण। कभी कभी इस पार्टनर स्वैप के बाद एक ऐसा जोड़ा बन जाता है जो पानी में घुलना पसंद नहीं करता। वो एक ठोस पदार्थ बनकर नीचे बैठ जाता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं। तो हमने वियोजन में देखा कि ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और पहले भी बात हुई कि कुछ अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ता है, मतलब ऊर्जा निकलती है। तो क्या ये ऊर्जा का लेना देना भी एक तरह का वर्गीकरण है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा यानी गर्मी बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं। जैसे किसी भी ईंधन का जलना। सही, हमें गर्मी मिलती है। वाह। तो जब स्रोत कहता है कि हमारा सांस लेना यानी श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसका मतलब मेरे शरीर के अंदर हर सेकंड लाखों छोटी छोटी आग जल रही हैं जो मुझे जिंदा रखे हुए हैं। ये सोचने का एक बेहतरीन तरीका है। हमारे शरीर में भोजन से मिली ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमें ऊर्जा देती है। ये एक नियंत्रित दहन ही है। और इसका उल्टा? और इसका उल्टा है ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक अभिक्रिया। ये वो अभिक्रियाएं हैं जिन्हें होने के लिए बाहर से ऊर्जा सोखनी पड़ती है। सभी वियोजन अभिक्रियाएं इसी का उदाहरण है। अब एक और जोड़ी को समझते हैं जो हमेशा साथ आते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। स्रोत में इसे रेडॉक्स कहा गया है। ये थोड़ा जटिल लगता है। इसे सरल रखते हैं। पुरानी परिभाषा के अनुसार ऑक्सीकरण का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। ठीक है। और अपचयन इसका ठीक उल्टा है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। ये दोनों हमेशा साथ होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए इन्हें मिलाकर रेडॉक्स कहते हैं। यानी अगर कहीं ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये तय है कि कहीं ना कहीं अपचयन भी हो रहा होगा। हमेशा। स्रोत का उदाहरण देखें, Cu+H2 = Cu+H2O। यहाँ कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO अपनी ऑक्सीजन खो रहा है, तो उसका अपचयन हो रहा है। और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ रही है। हाँ, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक ही समय में, एक ही अभिक्रिया में। ठीक है, ये सब बहुत दिलचस्प है। अब इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं। चलिए लोहे के सबसे बड़े दुश्मन जंग से शुरू करते हैं। जंग लगना संक्षारण का सबसे जाना पहचाना उदाहरण है। ये असल में लोहे का बहुत धीमा ऑक्सीकरण है। जब लोहा हवा के ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। और वो लाल भूरी परत बन जाती है। हाँ, और स्रोत ये भी याद दिलाता है कि चांदी का काला पड़ना और तांबे पर हरी परत जमना भी संक्षारण ही है। और इससे बचने के लिए हम पेंट या ग्रीस लगाते हैं। स्रोत में यशद लेपन का भी जिक्र है। ये क्या है? यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन एक बहुत चालाक तरीका है। इसमें हम लोहे के ऊपर जिंक यानी जस्ते की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। अब जिंक लोहे से ज्यादा क्रियाशील है, तो वो खुद ऑक्सीजन से लड़ता रहता है और लोहे को सुरक्षित रखता है। एक तरह से जिंक लोहे के लिए कुर्बानी दे देता है। और मेरा पसंदीदा उदाहरण चिप्स। हम सब जानते हैं कि खुला छोड़ देने पर चिप्स का स्वाद अजीब सा हो जाता है, उसमें से एक बासी महक आने लगती है। स्रोत में इसके लिए बड़ा शानदार शब्द है, विकृत गंधिता। हाँ, ये सुनने में जटिल लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि खाने में मौजूद तेल या फैट हवा की ऑक्सीजन से लड़ाई कर लेता है और हार जाता है। अच्छा। और इसी हार का नतीजा है वो खराब स्वाद और गंध। ये भी एक तरह का ऑक्सीकरण ही है। तो जो चिप्स के फूले हुए पैकेट में हवा होती है वो इस ऑक्सीकरण को रोकने के लिए होती है, लेकिन पैकेट में तो हवा ही होती है और हवा में ऑक्सीजन होती है। यहीं पर विज्ञान का जादू है। चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी होती है वो सामान्य हवा नहीं होती,
उसे भरने से पहले उसमें से लगभग सारी ऑक्सीजन निकाल दी जाती है। तो फिर क्या भरते हैं? उसकी जगह नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन एक बहुत ही आलसी या कम क्रियाशील गैस है। वो चिप्स के तेल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती, इसलिए चिप्स महीनों तक ताजे और कुरकुरे बने रहते हैं। तो एक छोटे से रंग के बदलाव को पहचानने से लेकर चिप्स के पैकेट में भरी गैस के पीछे के विज्ञान तक हमने रासायनिक अभिक्रियाओं की पूरी दुनिया की एक झलक देखी। ये साफ दिखाता है कि रसायन विज्ञान सिर्फ लैब की चीज नहीं है, ये हमारे किचन से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सभी बदलाव, चाहे वो लोहे को नष्ट कर रहे हों या हमें ऊर्जा दे रहे हों, कुछ बहुत ही बुनियादी और सुरुचिपूर्ण नियमों का पालन करते हैं। इन नियमों को समझना हमें अपने आसपास की दुनिया को एक गहरी नज़र से देखने में मदद करता है। स्रोतों में बताया गया है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो ऊर्जा पैदा करती है, और ईंधन का जलना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है जिस पर विचार किया जा सकता है। हमारे शरीर में भोजन का धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से जलना आग में लकड़ी के तेजी से जलने जैसा भी है, और उससे अलग भी। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं अम्ल यानी एसिड्स की। इनकी सबसे पहली पहचान तो इनके स्वाद से ही होती है ना? सही पकड़ा। नोट्स कहते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। हाँ, इनकी परिभाषा की 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, स्वाद में खट्टे। दूसरा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ओके। और सबसे जरूरी, पानी में घुलने पर ये हाइड्रोजन आयन मतलब H+ छोड़ते हैं। अच्छा, और एसिड शब्द का भी कुछ मतलब है? हाँ, ये लैटिन के एसिडस से आया है, जिसका मतलब ही खट्टा होता है। वाह। अच्छा, नोट्स में इन्हें 2 तरह का बताया गया है, खनिज और कार्बनिक। हाँ, मतलब एक वो जो लैब में बनते हैं और दूसरे वो जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। बिल्कुल सही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। खनिज अम्ल या मिनरल एसिड्स वो हैं जो प्रयोगशाला में खनिजों से तैयार किए जाते हैं। और ये बहुत शक्तिशाली होते हैं ना? हाँ, बहुत प्रबल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बारे में नोट्स में एक लाइन है कि इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा खिताब है तो ऐसा क्यों है? मतलब अगर आज दुनिया से सल्फ्यूरिक एसिड गायब हो जाए तो हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा होगा। सच में? हाँ, आपकी कार की बैटरी काम करना बंद कर देगी। अरे, किसानों को खाद नहीं मिलेगी। स्टील और दूसरे मेटल्स को साफ करने का प्रोसेस रुक जाएगा। डिटर्जेंट बनना बंद हो जाएगा। बाप रे। ये लगभग हर औद्योगिक प्रक्रिया की रीढ़ है। ये सिर्फ एक केमिकल नहीं बल्कि मॉडर्न इंडस्ट्री का इंजन है, इसीलिए इसे राजा कहते हैं। वाह, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। और दूसरे वाले कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स। हाँ, वो तो सुनने में ज्यादा सुरक्षित लगते हैं। बिल्कुल। कार्बनिक अम्ल हमें पौधों और जानवरों से मिलते हैं। ये आमतौर पर कमजोर होते हैं और खाने लायक भी होते हैं। जैसे नींबू में? हाँ, नींबू में साइट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड और सिरके में एसिटिक एसिड। ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये हुई खट्टी चीजों की बात। अब आते हैं इनके विपरीत यानी क्षार पर। बेस। नोट्स कहते हैं ये स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। एकदम सही। क्षार की पहचान है स्वाद में कड़वा, लाल लिटमस को नीला करना। एसिड का ठीक उल्टा। बिल्कुल। और पानी में घुलने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। यहाँ एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प अंतर है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। क्षार और क्षारक का? हाँ, ये नोट्स में भी है। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। बताइए। आप ऐसा सोचिए कि क्षारक यानी बेस एक बड़ी फैमिली है, जैसे फल। ओके। अब इस फैमिली में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे मान लीजिए नींबू का रस। इन घुलने वाले सदस्यों को हम क्षार यानी अल्कली कहते हैं। अच्छा। तो जैसे हर नींबू का रस एक फल है, पर हर फल नींबू का रस नहीं होता। वैसे ही हर क्षार एक क्षारक है, पर हर क्षारक क्षार नहीं होता। एग्जैक्टली। ये बेहतरीन एनालॉजी थी, अब हमेशा याद रहेगा। अच्छा, तो एसिड की तरह बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं? हाँ, बिल्कुल। पर इसका मतलब क्या है? मतलब एक वीक एसिड जैसे सिरका और एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में असल में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या फर्क होता है? अच्छा सवाल है। फर्क इस बात का है कि वो पानी में कितनी आसानी से अपने आयन छोड़ते हैं। ओके।
स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में जाते ही अपने लगभग सारे आयन छोड़ देता है, जबकि वीक एसिड बहुत कम आयन छोड़ता है, बाकी को अपने पास ही रखता है। तो वो थोड़ा कंजूस होता है आयन देने में। हाँ, कह सकते हैं। और यही बात स्ट्रॉन्ग और वीक बेस पर भी लागू होती है, बस वो हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की। एसिड खट्टे हैं और बेस कड़वे, लेकिन हम हर चीज को चख तो नहीं सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, खासकर लैब वाले एसिड को तो कभी नहीं। तो फिर पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए हम सूचक यानी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये वो पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग या कुछ मामलों में गंध बदल लेते हैं। अरे हाँ, हल्दी, नोट्स में इसका जिक्र है। बिल्कुल, हल्दी एक बेहतरीन प्राकृतिक सूचक है। अम्ल के संपर्क में वो पीली ही रहती है, पर जैसे ही उस पर कोई क्षार जैसे साबुन लगता है, वो लाल भूरी हो जाती है। सही। ये तो मेरे साथ हुआ है। एक बार मैंने सफेद शर्ट पर कढ़ी गिरा दी थी और जैसे ही उस पर साबुन लगाया, वो पीला दाग एकदम खून जैसा लाल हो गया। मैं तो डरी गई थी। तो वो बस एक छोटा सा केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट था जो आपकी शर्ट पर हो रहा था। मेरी शर्ट एक अस्थायी लैब बन गई थी। बिल्कुल। हल्दी के अलावा लिटमस भी एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन नाम के पौधे से मिलता है। और लैब में बने हुए भी होते हैं। हाँ, कृत्रिम सूचक, जैसे फिनॉल फिथाइलिन जो क्षार में गुलाबी हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज जो अम्ल में लाल और क्षार में पीला होता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि कोई चीज एसिड है या बेस, लेकिन कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है ये पता करने के लिए पीएच स्केल है, राइट? हाँ, पीएच स्केल किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। 0 से 14 तक। हाँ, 0 से 14 तक, जहां 7 का मतलब है उदासीन यानी न्यूट्रल। जैसे शुद्ध पानी। बिल्कुल। 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही ज्यादा अम्लीय होगी, और 7 से जितना ऊपर उतनी क्षारीय। और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा संबंध है। हमारे पेट में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जिसका पीएच लगभग 1.2 होता है। इतना कम? हाँ, ये खाना पचाने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो हमें एसिडिटी होती है। और उसे ठीक करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं, जो कि एक हल्का क्षार होता है। अच्छा, तो पेट के अंदर एक तरह की रासायनिक जंग चलती है जिसे हम एंटासिड से शांत करते हैं। सही समझे। और दांतों का क्या? नोट्स में लिखा है कि पीएच गिरने से दांतों को नुकसान होता है। हाँ, जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस चीनी को एसिड में बदल देते हैं। अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो ये एसिड हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत इनेमल को धीरे धीरे गलाने लगता है। और इसी को हम कैविटी कहते हैं। बिल्कुल, इसी को दांतों का सड़ना कहते हैं। मतलब असल विलन चीनी नहीं, बल्कि वो बैक्टीरिया हैं जो चीनी खाकर एसिड बनाते हैं। ये तो पूरी कहानी बदल देता है। सही पकड़ा आपने। यही नहीं, अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच भी सही होना बहुत जरूरी है। ओके। अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाए तो किसान उसमें चूना मिलाते हैं जो क्षारीय होता है, ताकि मिट्टी फिर से उपजाऊ हो सके। तो जब भी एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं, जैसा एसिडिटी वाले उदाहरण में हुआ, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बिल्कुल। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं, जिससे लवण यानी सॉल्ट और पानी बनता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हम सोचते हैं कि नमक मतलब न्यूट्रल, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। मतलब नमक भी एसिडिक या बेसिक हो सकता है? ये कैसे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार मिल रहे हैं। अच्छा। इसे एक मुकाबले की तरह देखिए। जब एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार मिलते हैं तो मुकाबला बराबर का होता है और उदासीन लवण बनता है। जैसे हमारा साधारण नमक NaCl। हाँ, लेकिन अगर एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार मिलें तो अम्ल जीत जाता है और बनने वाला लवण अम्लीय होता है। और अगर इसका उल्टा हो, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार? तो क्षार की जीत होती है और लवण क्षारीय बनता है। वाह, तो हर नमक के पीछे एक कहानी है कि उसके माता पिता कौन थे और उनमें से कौन ज्यादा ताकतवर था। हाँ, बिल्कुल। चलिए तो अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। शुरुआत साधारण नमक से ही करते हैं। जरूर। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड खाने में स्वाद के अलावा एक बेहतरीन परिरक्षक भी है। प्रिजर्वेटिव। हाँ, ये बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है, इसीलिए हम अचार और मांस मछली को सुरक्षित रखने में इसका इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। अगला नाम है बेकिंग सोडा। मुझे हमेशा लगता था कि इसका काम सिर्फ केक फुलाना या पकौड़े खस्ता बनाना है,
लेकिन नोट्स में लिखा है कि ये आग बुझाने के काम भी आता है। ये कैसे हो सकता है? ये उसके रासायनिक गुण के कारण है। जब बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म होता है या किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। CO2 गैस। हाँ, ये गैस ऑक्सीजन से भारी होती है और आग के ऊपर एक कंबल की तरह फैलकर ऑक्सीजन की सप्लाई काट देती है। और बिना ऑक्सीजन के आग जल नहीं सकती। कमाल है। बिल्कुल। तो ये किचन में रखा छोटा सा डब्बा एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है। अच्छा, एक और चीज है धोने का सोडा। ये बेकिंग सोडा से कैसे अलग है? धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट है ओके। या बेकिंग सोडा से ज्यादा प्रबल क्षारीय होता है, इसलिए ये एक शक्तिशाली सफाई एजेंट है। और इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, पानी की स्थायी कठोरता को हटाना। सही, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। लिस्ट में आखिरी और बहुत ही दिलचस्प नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम पेरिस से क्यों जुड़ा है? क्योंकि इसे बनाने के लिए जो कच्चा माल जिप्सम इस्तेमाल होता है वो पेरिस में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता था। अच्छा। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब है आधा, क्योंकि इसके अणु में पानी का सिर्फ आधा अणु जुड़ा होता है। और इसका सबसे जरूरी काम तो हम सब जानते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला प्लास्टर। हाँ, ये कैसे काम करता है? मतलब ये पाउडर से इतना सख्त कैसे हो जाता है? जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया करके वापस जिप्सम बन जाता है, जो एक कठोर पदार्थ है। अच्छा, तो वो वापस जिप्सम बन जाता है। ये सेट होकर एक मजबूत ढांचा बना लेता है जो हड्डी को हिलने नहीं देता और उसे जुड़ने में मदद करता है। तो अब आते हैं उस बात पर जो आपने पहले कही थी, धोने का सोडा स्थायी कठोरता हटाता है। इसका क्या मतलब है? पानी कठोर कैसे होता है? कठोर जल या हार्ड वाटर वो होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता। आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ जगहों के पानी में साबुन या शैम्पू ठीक से काम नहीं करता और बाल चिपचिपे से लगते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। ये पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ लवण घुले होने की वजह से होता है। तो ये कठोरता भी अलग अलग तरह की होती है, अस्थाई और स्थाई। सही। अस्थायी कठोरता मतलब टेम्पररी हार्डनेस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट खुले होने से होती है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसे बस उबालकर दूर किया जा सकता है। हाँ, उबालने पर ये लवण नीचे बैठ जाते हैं। और स्थायी कठोरता, नाम से ही लग रहा है कि ये ज्यादा जिद्दी किस्म की होगी। बिल्कुल। स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण होती है। इसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। और इसे हटाने के लिए ही धोने का सोडा इस्तेमाल होता है? एकदम सही। धोने का सोडा इन जिद्दी लवणों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें अघुलनशील पदार्थ में बदल देता है, जो पानी से आसानी से अलग हो जाते हैं और पानी नरम हो जाता है। तो आज हमने अम्ल की खट्टी दुनिया से लेकर क्षार के कड़वेपन तक, लिटमस के रंग बदलने से लेकर पीएच स्केल के प्रिसिजन तक, और हमारी रसोई के नमक सोडे से लेकर अस्पतालों के प्लास्टर ऑफ पेरिस तक का एक शानदार सफर तय किया। ये सच में। और इस सफर की हीरो हैं धातु और अधातु। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इन तत्वों की पूरी कहानी बताते हैं और आज हम इसी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से आपके सामने रखने वाले हैं। हाँ, और ये कहानी सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये असल में इंसानियत की तरक्की की कहानी है। हर वो चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा फोन, हमारी गाड़ियां, हमारे घर, वो सब इन तत्वों के गुणों की समझ पर ही टिकी हैं। और ये गुण भी कितने अजीब हैं। एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल जो मुझे इन स्रोतों में मिली वो ये थी कि सोडियम जैसी धातु वो इतनी नरम होती है कि आप उसे मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ ग्रेफाइट है, एक अधातु जो आपकी पेंसिल की नोक में है, पर वो बिजली का इतना अच्छा सुचालक है कि उसे बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दुनिया नियमों से ज्यादा अपवादों से भरी है। तो चलिए इसी दुनिया की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर एक तत्व को धातु या अधातु बनाता क्या है? अच्छा, और इसका राज उनके परमाणुओं यानी एटम्स के दिल में छिपा है। मतलब ये उनके बर्ताव पर निर्भर करता है। हमारे स्रोतों के हिसाब से धातु वो दिलेर तत्व हैं जो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर देते हैं। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन देकर वे पॉजिटिव आयन या धनायन बन जाते हैं। लोहा, तांबा, सोना ये सब इसी टीम में है। और अधातु इसके ठीक उलट हैं। वो इलेक्ट्रॉन दान करने की बजाय दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन छीनने या ग्रहण करने में माहिर होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन लेकर वे नेगेटिव आयन यानी ऋणायन बनाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर
ये सब इस दूसरी टीम के खिलाड़ी हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने या लेने की आदत ही इनके हर एक गुण की जड़ है। तो ये सिर्फ एक केमिकल आदत नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान तय करती है। चलिए इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों की बात करते हैं। ठीक है। जब हम धातु सोचते हैं तो दिमाग में एक चमकदार मजबूत चीज की तस्वीर बनती है। और ज्यादातर मामलों में ये तस्वीर सही भी है। धातुओं में एक खास चमक होती है जिसे लस्टर कहते हैं, और वो मजबूत होने के साथ साथ लचीले भी होते हैं। यहीं पर उनके दो सुपर पावर सामने आते हैं। आघातवर्ध्यता और तन्यता, ये शब्द सुनने में बड़े भारी लगते हैं। इन्हें आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, मैलिबिलिटी या आघातवर्दिता का मतलब है जैसे आप आटे की लोई को दबाकर रोटी बनाते हैं, आप धातु को हथौड़े से पीट पीट कर उसकी पतली से पतली चादर बना सकते हैं। अच्छा, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल। बिल्कुल भाई। और डक्टिलिटी या तन्यता का मतलब है पिज्जा पर चीज को खींचने की क्षमता। मतलब आप धातु को खींचकर एक लंबे पतले तार में बदल सकते हैं। जैसे तांबे के बिजली के तार। एकदम सही। ये दोनों गुण धातुओं को इतना उपयोगी बनाते हैं। लेकिन फिर आते हैं इस कहानी के विद्रोही किरदार। जैसा हमने शुरू में कहा, सोडियम और पोटेशियम धातु होकर भी मुलायम है। और पारा यानी मरकरी तो बिल्कुल ही अलग है। वो कमरे के तापमान पर एक द्रव यानी लिक्विड धातु है। अब अधातुओं को देखें तो वो आमतौर पर उल्टे होते हैं, चमकदार नहीं बल्कि डल होते हैं। मजबूत होने के बजाय भंगुर यानी ब्रिटल होते हैं। मतलब अगर आप कोयले के टुकड़े पर हथौड़ा मारेंगे तो वो चादर में नहीं बदलेगा, बल्कि बिखर जाएगा। और वे ऊष्मा और बिजली के बुरे संवाहक होते हैं। पर यहाँ भी कुछ सुपरस्टार अपवाद हैं। जैसे आयोडीन, जो अधातु होते हुए भी धातुओं की तरह चमकता है। हाँ, और ग्रेफाइट का मामला तो और भी दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही शुद्ध कार्बन से बने हैं, लेकिन उनके गुणों में जमीन आसमान का फर्क है। वजह है उनके अंदर कार्बन परमाणुओं की बनावट। अच्छा। हीरे में हर परमाणु मजबूती से चारों तरफ से जकड़ा होता है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन हिल नहीं पाता। इसलिए हीरा बिजली का कुचालक है। पर ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु पतली पतली परतों में जमे होते हैं। लेयर्स में। हाँ, लेयर्स में। हाँ। और इन परतों के अंदर इलेक्ट्रॉन एक हाईवे की तरह आजादी से घूम सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का यही बहाव तो बिजली है। इसीलिए एक अधातु होने के बावजूद भी ग्रेफाइट इतना अच्छा सुचालक है। वाओ। तो अब आगे बात करते हैं अगले अध्याय की, यानी इनके रासायनिक गुणों की। एकदम सही। यहीं पर हमें उनकी असली ताकत का पता चलता है। जैसे जब धातु हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। हाँ, मैंने देखा है कि तांबे के बर्तन को गर्म करने पर वो काला पड़ने लगता है। बिल्कुल, वो असल में कॉपर ऑक्साइड की एक परत है जो उस पर चढ़ जाती है। और कुछ ऑक्साइड्स तो और भी खास होते हैं। एक शब्द जो स्रोतों में बार बार आया है वो है उभयधर्मी ऑक्साइड्स या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ऑक्साइड दोहरी भूमिका निभाते हैं। ये अम्ल के सामने क्षार की तरह और क्षार के सामने अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब ये केमिस्ट्री की दुनिया के वो जासूस हैं जो जरूरत के हिसाब से अपनी पहचान बदल लेते हैं। अच्छा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और पानी के साथ इनकी अभिक्रिया तो और भी धमाकेदार हो सकती है। स्रोतों में बताया गया है कि सोडियम और पोटेशियम जैसे धातु ठंडे पानी में डालते ही आग पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट आता है। इसे आप धातुओं की एक लीक टेबल की तरह समझ सकती हैं। लीक टेबल मतलब जिसमें सबसे ताकतवर और क्रियाशील धातु सबसे ऊपर है और सबसे कमजोर या शांत धातु सबसे नीचे। तो पोटेशियम और सोडियम इस टेबल में टॉप पर है, इसलिए वे इतने विस्फोटक हैं। बिल्कुल, वो इतने ज्यादा क्रियाशील हैं कि हवा और पानी से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। फिर इस टेबल के बीच में आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा जैसे धातु, और सबसे नीचे हैं सोना, चांदी और प्लैटिनम। अच्छा, तो अब समझ आया। यही वजह है कि सोना और प्लैटिनम हजारों साल से गहनों के लिए इस्तेमाल होते आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि वे किसी से अभिक्रिया ही नहीं करते, ना उन पर जंग लगता है, ना वे काले पड़ते हैं। उनकी ये स्थिरता ही उनकी कीमत का स्रोत है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताती है कि कौन सा धातु हमें प्रकृति में किस हाल में मिलेगा। एकदम सही। जो जितना शांत है वो उतना ही आजाद यानी मुक्त अवस्था में मिलेगा, और जो जितना क्रियाशील है वो किसी न किसी के साथ यौगिक यानी कंपाउंड बनाकर ही मिलेगा। तो यहीं से हमारा अगला सवाल उठता है, अगर लोहा और एल्यूमिनियम जैसे उपयोगी धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलते तो हम उन्हें हासिल कैसे करते हैं? यहीं पर इंसान के ज्ञान और विज्ञान की असली परीक्षा होती है। इस पूरी प्रक्रिया को धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं,
और इसकी शुरुआत होती है अयस्क यानी ओर की खोज से। अयस्क मतलब वो खास पत्थर जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा हो, जैसे लोहे के लिए हेमेटाइट। हाँ, और एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट। लेकिन इन अयस्कों के साथ बहुत सारी मिट्टी, रेत और दूसरी गंदगी भी लगी होती है जिसे गैंगयू कहते हैं। तो पहला कदम तो इस गैंग को हटाना होता होगा। बिल्कुल, इसे कहते हैं अयस्क का सांद्रण, मतलब अयस्क को धो पोंछकर उसमें से गैंग को अलग करना। ठीक है, एक बार अयस्क साफ हो गया, पर धातु तो अभी भी दूसरे तत्वों के साथ, मतलब एक तरह से रासायनिक हथकड़ियों में जकड़ा है। इन हथकड़ियों को कैसे तोड़ा जाए? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। इन रासायनिक हथकड़ियों को तोड़ने के लिए हमें पहले अयस्क को उसके ऑक्साइड रूप में बदलना होता है। यहाँ दो प्रक्रियाएं काम आती हैं, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन और भर्जन, इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क बस इतना है कि निस्तापन में अयस्क को बिना हवा के बहुत तेज गर्म किया जाता है और भर्जन में हवा की मौजूदगी में। मकसद एक ही है, धातु ऑक्साइड हासिल करना। तो अब हमारे पास धातु ऑक्साइड है। अब आखिरी काम ऑक्सीजन को धातु से अलग करना है। बिल्कुल, इस प्रक्रिया को अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। इसके लिए हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। जब धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ भट्टी में गर्म किया जाता है तो कार्बन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को चुरा लेता है और हमें कच्चा अशुद्ध धातु मिल जाता है। आ तो गया धातु, लेकिन वो अभी 100% शुद्ध नहीं है। सही कहा। यहीं पर तीसरा और आखिरी चरण आता है, धातुओं का परिष्करण यानी रिफाइनिंग। इसका सबसे आम तरीका है विद्युत अपघटनी परिष्करण। जिसमें बिजली का इस्तेमाल होता है। हाँ, जिसमें बिजली का इस्तेमाल करके शुद्ध धातु को अशुद्धियों से पूरी तरह अलग किया जाता है। तांबे को इसी तरीके से 99.99% तक शुद्ध किया जाता है। वाह, ये तो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। जमीन के एक पत्थर से लेकर एक शुद्ध धातु की छड़ तक है तो। लेकिन एक बार जब हम इन धातुओं का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो प्रकृति उन्हें वापस उनके पुराने रूप में ले जाने की कोशिश करती है। मेरा मतलब है संक्षारण, या आम भाषा में जंग लगना। हाँ, संक्षारण असल में धातुओं का ऑक्सीकरण ही है। ये प्रकृति का तरीका है चीजों को उनकी सबसे स्थिर अवस्था में वापस लाने का। जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो वो वापस आयरन ऑक्साइड यानी जंग बनाने लगता है। और ये सिर्फ लोहे की कहानी नहीं है। मेरे पुराने चांदी के चम्मच काले पड़ जाते थे। अब स्रोतों से पता चला कि वो हवा में मौजूद सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की काली परत बना रहे थे। बिल्कुल। और तांबे या कांसे की पुरानी मूर्तियों पर जो हरी परत जम जाती है वो कॉपर कार्बोनेट होता है। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है। तो इससे बचने के कुछ तरीके तो होंगे, जैसे पेंटिंग, ग्रीसिंग या वो यशद लेपन। हाँ, गैल्वनाइजेशन, जिसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। ये सब अच्छे बचाव के तरीके हैं, लेकिन एक और ही बेहतर और स्थायी समाधान है। वो क्या है? मिश्र धातु यानी अलॉयज बनाना। मिश्र धातु, ये कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। ये एक तरह से धातुओं को सुपर पावर देने जैसा है ना? आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का या कभी-कभी एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण होता है, और इसका मकसद हमेशा मूल धातु के गुणों को बेहतर बनाना होता है। जैसे कि उसे और मजबूत बनाना या फिर उसे जंग लगने से बचाना। ठीक कहा। इसके उदाहरण हमारे चारों तरफ हैं। पीतल, जो तांबे और जिंक का मिश्रण है, या कांसा, जो तांबे और टिन का मिश्रण है। कांसा, ब्रॉन्ज एज वाला। हाँ, वही। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने ये खोजा कि नरम तांबे में और भी नरम टिन मिलाकर एक अविश्वसनीय रूप से कठोर पदार्थ कांसा बनाया जा सकता है। ये एक तकनीकी क्रांति थी। और आज के जमाने का सबसे बड़ा उदाहरण शायद स्टेनलेस स्टील है। हम अपनी रसोई में हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। स्टेनलेस स्टील की कहानी में असली जादूगर है क्रोमियम। जब हम लोहे में थोड़ा निकल और क्रोमियम मिलाते हैं तो क्रोमियम हवा के संपर्क में आते ही अपनी सतह पर क्रोमियम ऑक्साइड की एक अदृश्य, पतली लेकिन बेहद मजबूत परत बना लेता है। एक कवच की तरह। हाँ, एक कवच की तरह। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे खरोच भी दें तो ये परत तुरंत खुद को ठीक कर लेती है। ये सेल्फ हीलिंग है। और एक और शब्द है अमेलगम। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा हो, हाँ, तो उसे अमलगम कहते हैं। इसका इस्तेमाल दशकों तक दांतों के फिलिंग में होता रहा है। तो आज का ये सफर वाकई बहुत लंबा और ज्ञानवर्धक रहा। हमने परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन देने और लेने की आदत से शुरुआत की, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के दिलचस्प अपवादों को समझा और जाना कि रिएक्टिविटी सीरीज उनके व्यवहार की भविष्यवाणी कैसे करती है। फिर हमने देखा कि जमीन के अयस्क से एक शुद्ध धातु तक का सफर कितना मुश्किल है।
और अंत में हमने समझा कि संक्षारण जैसी समस्याओं से लड़ने और धातुओं को और बेहतर बनाने के लिए हम मिश्र धातुओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये कहानी विज्ञान और मानव इंजीन्यूटी की एक बेहतरीन मिसाल है। ये वास्तव में तत्वों की एक पूरी दुनिया है जो हमारे आसपास हर चीज को आकार देती है, बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर हमारे खून में हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद उस छोटे से लोहे के परमाणु तक। इन स्रोतों के आधार पर एक आखिरी विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। हमने देखा कि मिश्र धातुओं का निर्माण मौजूदा धातुओं के गुणों में सुधार के लिए किया गया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? जैसे जैसे नई तकनीकों जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन या क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए हमें और विशिष्ट गुणों वाले पदार्थों की जरूरत होगी, भविष्य की मिश्र धातुएं कैसी दिख सकती हैं और उनमें तत्वों के कौन से नए और आश्चर्यजनक संयोजन शामिल हो सकते हैं जिनकी हमने आज तक कल्पना भी नहीं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की। आज का विषय केमिस्ट्री की बिल्कुल बुनियाद है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज, हवा से लेकर हमारे फोन तक, इन्हीं तीन में से एक है। तो आज का मिशन इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना है, लेकिन सिर्फ परिभाषाओं के तौर पर नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि असल में इनमें क्या फर्क है। बिल्कुल, और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ये वर्गीकरण सिर्फ किताबी नहीं है। ये असल में शुद्धता बनाम उपयोगिता की एक कहानी है। क्या कोई चीज़ अपने सबसे शुद्ध रूप में सबसे ज़्यादा काम की होती है, या उसे किसी और चीज़ के साथ मिलाने पर उसका असली जादू सामने आता है? ये सवाल इस पूरी चर्चा का आधार है। चलिए इसी सवाल के साथ इसे खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे शुद्ध रूप से, तत्व यानी एलिमेंट। हमारे नोट्स कहते हैं कि ये वो पदार्थ है जिसे और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। ये सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं यानी एटम से बना है, जैसे सोना, ऑक्सीजन या लोहा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति ने हमें लगभग 94 तत्व दिए हैं और कुछ हमने लैब में बनाए हैं, और इन्हीं मुट्ठी भर तत्वों से दुनिया की हर चीज बनी है। स्रोत इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटता है: धातु यानी मेटल्स, अधातु और उपधातु। हम सब जानते हैं कि धातुएं जैसे लोहा और तांबा चमकदार होती हैं और बिजली की अच्छी सुचालक हैं। और अधातुएं जैसे कोयले में कार्बन या सांस लेने वाली ऑक्सीजन बिल्कुल उल्टी होती हैं, न चमक न सुचालकता। लेकिन ये तीसरी श्रेणी उपधातु मुझे हमेशा से बहुत आकर्षक लगी है। ये क्या है? ये बीच में क्यों है? उपधातु या मेटलॉइड्स ही वो जगह है जहां चीजें मजेदार हो जाती हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ये न तो पूरी तरह से बिजली को बहने देते हैं, न ही पूरी तरह से रोकते हैं। एक तरह से गेटकीपर की तरह काम करते हैं, और यही गुण इन्हें सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए सबसे जरूरी बनाता है। असल में सिलिकॉन वैली का पूरा नाम इसी एक उपधातु पर टिका है। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया इसी बीच वाले गुण पर बनी है। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। तो ये तो हुई अकेले रहने वाले तत्वों की बात, लेकिन क्या होता है जब ये तत्व आपस में जुड़ते हैं? क्या वे बस एक भीड़ की तरह इकट्ठे हो जाते हैं या कुछ पूरी तरह से नया बना देते हैं? यहीं पर यौगिक यानी कंपाउंड्स का जिक्र आता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ जुड़ना नहीं है, ये एक तरह का रासायनिक विवाह है। स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया है कि यौगिक तब बनता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित भार अनुपात में, एक फिक्स्ड रेशियो में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी खोज थी। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पानी, H2O। हमारे नोट्स में लिखा है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात हमेशा 1.8 होता है। चाहे आप कहीं का भी पानी ले, यह अनुपात कभी नहीं बदलेगा। सही कहा। लेकिन यौगिकों का सबसे हैरान करने वाला गुण ये नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि उनके गुण अपने मूल तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। इसे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं, जहां कुल मिलाकर बनी चीज अपने हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा या बिल्कुल अलग होती है। और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, वे अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह से कैसे भूल जाते हैं? ऐसा क्या बदल जाता है? हमारे नोट्स बताते हैं कि हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, लेकिन जब वे मिलकर पानी बनाते हैं तो वो आग बुझाता है। ये कैसे संभव है? बेहतरीन सवाल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब वे अलग अलग परमाणु नहीं हैं।
उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके एक मजबूत रासायनिक बंधन, एक केमिकल बॉन्ड बना लिया है। एक नया मॉलिक्यूल बन गया है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, अलग गुण हैं। आप पानी को छानकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। आपको उस बंधन को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी होगी। इसीलिए यौगिकों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी निश्चित होता है। शुद्ध पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। समझ गई। तो अगर यौगिक एक रासायनिक विवाह है जिसमें एक नई पहचान बनती है, तो मिश्रण यानी मिक्सचर शायद रूममेट्स की तरह है। वे एक साथ रहते हैं लेकिन अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये एक बेहतरीन तुलना है। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं और उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। रेत और लोहे का बुरादा मिला दें तो रेत रेत ही रहती है और लोहा लोहा। और क्योंकि वे बस साथ में हैं, उन्हें भौतिक तरीकों से अलग भी किया जा सकता है। स्रोत इन्हें 2 मुख्य प्रकारों में बांटता है। पहला है समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मतलब हर जगह एक जैसा। जैसे पानी में चीनी घोल दी तो पहला घूंट और आखिरी घूंट एक जैसा मीठा होगा, है ना? आप चीनी और पानी के कणों को अलग अलग नहीं देख सकते। हवा भी तो इसका एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब पूरी तरह घुली मिली हैं। और दूसरा प्रकार है विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां आप घटकों को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे पानी में तेल या फिर सलाद की प्लेट, हर हिस्से का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। अच्छा। वैसे इन दोनों के बीच में भी एक मजेदार दुनिया है जिसे कोलॉइड्स कहते हैं। दूध या कोहरा इसके उदाहरण हैं। इसमें कण इतने छोटे होते हैं कि वे नीचे नहीं बैठते, पर इतने भी छोटे नहीं कि पूरी तरह घुल जाएं। ठीक है, तो हमने चीजों को मिला दिया। अब सवाल ये है कि इन्हें अलग कैसे किया जाए, खासकर मिश्रण को, क्योंकि यौगिक को तो हम फिजिकली अलग कर ही नहीं सकते। हमारे नोट्स में कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीकों का जिक्र है। हाँ, और हर विधि मिश्रण के घटकों के किसी न किसी गुण के अंतर का फायदा उठाती है। चलिए कुछ तरीकों पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है छनन यानी फिल्ट्रेशन। जैसे हम हर सुबह चाय से चाय पत्ती अलग करते हैं। लेकिन ये सिर्फ रसोई तक तो सीमित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है। बड़े पैमाने पर हमारे शहरों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसी का इस्तेमाल करते हैं। पानी को रेत और बजरी की परतों से गुजारकर अशुद्धियों को हटाया जाता है। सिद्धांत सरल है, कणों के आकार में अंतर। ठीक है, लेकिन तब क्या जब ठोस कण द्रव में पूरी तरह घुल गया हो, जैसे समुद्र के पानी में नमक? उसे तो छान नहीं सकते। उसके लिए हमारे नोट्स में वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन का जिक्र है। हाँ, जब हमें घुले हुए ठोस को बचाना हो और द्रव की परवाह ना हो, मिश्रण को गर्म करो, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक पीछे रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हमें पानी भी चाहिए और नमक भी, या हमारे पास 2 ऐसे तरल पदार्थ हैं जो आपस में घुले हुए हैं, जैसे पानी और अल्कोहल। हाँ, ये एक अच्छी पहेली है। अगर हमने उसे गर्म किया तो दोनों ही भाप बन सकते हैं, तो फिर उन्हें कैसे अलग करेंगे? इसी के लिए अगली विधि है आसवन या डिस्टिलेशन। ये विधि इस सिद्धांत पे काम करती है कि अलग अलग द्रवों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, जबकि इथेनॉल मतलब अल्कोहल लगभग 78 डिग्री पर। तो जब आप मिश्रण को 78 डिग्री से थोड़ा ऊपर गर्म करेंगे तो अल्कोहल तेजी से भाप में बदल जाएगा, जबकि पानी द्रव ही रहेगा। फिर इस अल्कोहल की भाप को ठंडा करके वापस शुद्ध तरल के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। पूरी तेल रिफाइनरी उद्योग इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब आते हैं एक ऐसी विधि पर जिसका नाम थोड़ा भारी भरकम है, अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन इसके उदाहरण तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। दूध से क्रीम निकालना, ब्लड टेस्ट और वॉशिंग मशीन का ड्रायर। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक गीले कपड़े को जोर जोर से घुमाएं तो पानी की बूंदें बाहर छिटकती हैं। सेंट्रीफ्यूज बस इसी काम को बहुत तेजी से करता है। इसका सिद्धांत घनत्व यानी डेंसिटी के अंतर पर आधारित है। जब मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है तो ज्यादा घनत्व वाले भारी कण बाहर की ओर धकेले जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, जबकि हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। अच्छा, तो पैथोलॉजी लैब में इसी तरह खून से प्लाज्मा अलग किया जाता है। हाँ, भारी लाल रक्त कोशिकाओं को नीचे बैठाकर हल्के प्लाज्मा को ऊपर से अलग कर लेते हैं। और आखिर में वो विधि है जिसका नाम मुझे सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लगता है, क्रोमैटोग्राफी। नोट्स कहते हैं कि इसका इस्तेमाल काली स्याही के रंगों को अलग करने से लेकर खून में ड्रग्स का पता लगाने तक में होता है। ये कैसे काम करता है?
क्रोमेटोग्राफी को एक रेस की तरह सोचिए। मान लीजिए काली स्याही में मौजूद सारे रंग रेसर हैं और फिल्टर पेपर उनका रेस ट्रैक है। जैसे ही हम विलायक जैसे पानी की स्टार्टिंग गन चलाते हैं, सभी रंग इस ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन हर रंग की ट्रैक से मतलब पेपर से चिपकने की क्षमता अलग अलग होती है। जो रंग ज्यादा चिपकता है वो धीमा हो जाता है और जो कम चिपकता है वो तेजी से आगे निकल जाता है। आखिर में सभी रंग अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं और हम उन्हें अलग अलग देख पाते हैं। हाँ, ये तकनीक इतनी सटीक है कि इससे बहुत जटिल मिश्रणों को भी अलग किया जा सकता है। तो संक्षेप में आज की इस चर्चा का सार ये है कि तत्व सबसे शुद्ध हैं। यौगिक दो या अधिक तत्वों के रासायनिक विवाह से बनते हैं जो एक निश्चित अनुपात में होता है और जिससे बिल्कुल नए गुण पैदा होते हैं। और मिश्रण बस रूममेट्स की तरह हैं जो किसी भी अनुपात में साथ रहते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं और जिन्हें हम अलग अलग तरीकों से जुदा कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पे लाता है, शुद्धता बनाम उपयोगिता। हमने मिश्रणों को अलग का स्वागत है। तो अब आगे बात करते हैं अगला चैप्टर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक अंधेरे कमरे में जब कहीं से सूरज की एक किरण आती है तो उसमें धूल के हजारों कण कैसे नाचते हुए साफ दिखते हैं? लेकिन अगर हम उसी किरण के रास्ते में नमक पानी का एक साफ ग्लास रखते तो रोशनी उसमें से बस आर पार हो जाती है, जैसे वहां कुछ है ही नहीं। है तो दोनों ही मिश्रण, पर यह बर्ताव इतना अलग क्यों है? आज हमारे पास द फंडामेंटल्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड केमिकल मिक्सचर्स का एक अध्याय है और हमारा मिशन है इसी रहस्य को सुलझाना। बिल्कुल, और ये सवाल हमें सीधे आज के विषय के मतलब दिल में ले जाता है। ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों की बात नहीं है, ये हमारे चारों ओर की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें मिश्रणों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरना होगा। हम शुरू करेंगे सबसे सरल दिखने वाले मिश्रण से, यानी घोल से, और फिर धीरे धीरे दूध, कोहरे और गंदे पानी जैसी पेचीदा चीजों की परतें खोलेंगे। बेहतरीन। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। 1 चम्मच चीनी से। स्रोत कहता है कि जब चीनी पानी में घुल जाती है तो वो एक समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है। मेरा अंदाजा है होमो का मतलब है एक जैसा, तो एक ऐसा मिश्रण जो हर जगह से बिल्कुल एक समान हो। एकदम सही पकड़ा। समांगी का मतलब ही यही है, बनावट में एकरूपता। जब आप चीनी का शरबत बनाते हैं तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच की खाली जगह में जाकर इस तरह बैठ जाते हैं कि आप उन्हें अलग से देख नहीं सकते। मिश्रण हर जगह एक जैसा मीठा होता है और सबसे अहम बात, इसके कण इतने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम, कि वो प्रकाश की किरण को भी नहीं फैलाते। रोशनी सीधे उनमें से निकल जाती है। यही वजह है कि नमक का पानी पारदर्शी होता है। अच्छा, तो हमारे रहस्य का पहला सुराग मिल गया। असली घोल के कण इतने छोटे होते हैं कि वो रोशनी के लिए लगभग अदृश्य होते हैं। अब स्रोत में इसके 2 हिस्सों का जिक्र है, विलायक यानी सॉल्वेंट और विलय यानी सॉल्यूट। ये शब्द हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। इन्हें समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। विलायक यानी सॉल्वेंट वो खिलाड़ी है जो घोल में ज्यादा मात्रा में होता है और चीजों को अपने अंदर घोलता है। हमारे शरबत वाले उदाहरण में पानी विलायक है। इसीलिए तो पानी को सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी घोलने की क्षमता जबरदस्त है। मात्रा में होता है और घुल जाता है, मतलब हमारी चीनी। तो सीधा सा हिसाब है, जो घुलता है वो विलेय है और जो घोलता है वो विलायक है। बिल्कुल सरल और सटीक। ठीक है, ये तो साफ हो गया, पर मेरे मन में एक और सवाल है। मेरी सुबह की चाय और जलेबी की चाशनी, दोनों ही तो चीनी पानी के घोल हैं, पर उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक पतला और हल्का मीठा, दूसरा गाढ़ा और चिपचिपा। इस फर्क को विज्ञान की भाषा में कैसे समझाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमें सीधे सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्सेप्ट पर ले आता है। आपकी चाय और चाशनी के बीच का यही फर्क सांद्रता है। स्रोत के मुताबिक जब विलायक के मुकाबले विलेय बहुत कम हो तो उसे तनु घोल या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे आपकी फीकी चाय। और जब विलेय ज्यादा हो, जैसे चाशनी में, तब उसे सांद्र घोल या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि ये शब्द तुलनात्मक हैं। 1 चम्मच चीनी वाला शरबत अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन 2 चम्मच चीनी वाले शरबत की तुलना में वो तनु है।
सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपने विलायक में कितना विलय घोला है। समझ गई। पर इसकी भी तो कोई सीमा होगी। मतलब क्या हम एक ग्लास पानी में कितनी भी चीनी घोल सकते हैं? मैं सोच रही हूँ, अगर हम एक ग्लास पानी में चीनी घोलते जाएं, 1 चम्मच, 2, 3, एक पॉइंट तो आएगा ना जब पानी हार मान लेगा और चीनी नीचे बैठने लगेगी। बिल्कुल सही सोचा आपने। और जिस पल पानी हार मान लेता है, उसी पल हम विज्ञान के एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच जाते हैं। इस अवस्था को स्रोत में संतृप्त घोल या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा गया है। असल में घुलनशीलता के आधार पर घोल की 3 अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, तो जब तक चीनी आसानी से घुल रही थी, तब तक वो घोल असंतृप्त या अनसैचुरेटेड रहा होगा। मतलब उसमें और घुलने की गुंजाइश बाकी थी। बिल्कुल सही। आपने पहली अवस्था खुद ही समझ ली। और जब चीनी ने घुलना बंद कर दिया और नीचे बैठने लगी, तो वो घोल संतृप्त हो गया। यानी उस तापमान पर पानी ने अपनी क्षमता के मुताबिक जितनी चीनी घोलनी थी, घोल ली। अब और गुंजाइश नहीं है। आपने कहा 3 अवस्थाएं होती हैं, तो ये तीसरी कौन सी है? स्रोत में एक अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड घोल का भी जिक्र है। ये सुनने में अजीब लग रहा है। ये अजीब है और बहुत मजेदार भी। सोचिए, आपने एक संतृप्त घोल लिया और उसे गर्म करना शुरू कर दिया। आमतौर पर तापमान बढ़ाने से ठोस चीजों के घुलने की क्षमता बढ़ जाती है, तो गर्म पानी में आप और ज्यादा चीनी घोल पाएंगे। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप उस घोल को बिना हिलाए डुलाए बहुत धीरे धीरे वापस ठंडा करते हैं। तो क्या वो अतिरिक्त चीनी बाहर निकल आएगी? नहीं, अगर उसे छेड़ा ना जाए तो वो अतिरिक्त चीनी घोल में ही फंसी रह जाती है। अब ये घोल एक अति संतृप्त अवस्था में है, एक बहुत ही अस्थिर मतलब तनाव भरी स्थिति। इसमें अपनी क्षमता से ज्यादा विलय मौजूद है। और अगर आपने उसमें चीनी का एक दाना भी डाल दिया या उसे जोर से हिला दिया, तो क्या होगा? कोई धमाका? धमाका तो नहीं, पर एक तरह का क्रिस्टल धमाका जरूर होगा। सारी की सारी अतिरिक्त चीनी एक पल में क्रिस्टल बनकर घोल से अलग हो जाएगी। ये देखने में जादू जैसा लगता है। अरे रुकिए, ये तो उन रीयूजेबल हैंड वार्मर्स जैसा है जिनमें एक लिक्विड होता है और एक छोटी सी मेटल डिस्क। आप डिस्क को क्लिक करती हैं और पूरा लिक्विड 1 सेकंड में ठोस बनकर गर्मी देने लगता है। क्या वो भी यही चीज है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो हैंड वार्मर सोडियम एसीटेट के अति संतृप्त घोल का बेहतरीन उदाहरण है। जब आप उस मेटल डिस्क को क्लिक करते हैं तो आप क्रिस्टलीकरण शुरू करने के लिए एक शुरुआती बिंदु देते हैं और फिर वो नियंत्रित अस्थिरता गर्मी के रूप में बाहर निकलती है। ये कोई जादू नहीं, शुद्ध रसायन विज्ञान है। गजब। मतलब विज्ञान हमारी रोजमर्रा की चीजों में इस तरह छिपा है। अच्छा, आपने कहा कि तापमान बढ़ाने से घुलने की क्षमता बढ़ती है। यही वजह है कि गर्म चाय में चीनी ठंडी चाय से बेहतर घुलती है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि गर्म पानी के अणु एक हाइपर एक्टिव भीड़ की तरह होते हैं। उनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा होती है। वो ज्यादा तेजी से और ज्यादा जोर से चीनी के क्रिस्टल से टकराते हैं और उन्हें तोड़कर अपने में मिला लेते हैं। ये सिर्फ क्षमता की बात नहीं है, ये रफ्तार की भी बात है। और दाब यानी प्रेशर का क्या रोल है? मेरा मतलब, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर वो प्स की आवाज के साथ गैस क्यों बाहर आती है? वो भी तो एक तरह का घोल ही है। वो दाब के खेल का एक क्लासिक उदाहरण है। गैसों की घुलनशीलता दाब के साथ बढ़ती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत ज्यादा दाब पर पानी में जबरदस्ती घोला जाता है। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं, बोतल के अंदर का दाब अचानक गिरकर बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और दाब कम होते ही गैस की घुलने की क्षमता भी कम हो जाती है और बेचारी अतिरिक्त गैस को बाहर भागना पड़ता है। वाह, मतलब कोल्ड ड्रिंक में जो मजा है वो असल में हाई प्रेशर फिजिक्स का कमाल है। अगली बार वो प्स्ट की आवाज सुनूंगी तो हेनरी का नियम याद आएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम असली घोल यानी ट्रू सॉल्यूशंस को समझ चुके हैं। अब वापस अपने शुरुआती रहस्य पर आते हैं। हमने ये तो जान लिया कि नमक का पानी पारदर्शी क्यों है, पर अब उन चीजों का क्या जो घोल नहीं है, जैसे दूध या वो धूल भरी हवा? स्रोत इन्हें विषमांगी मिश्रण हेट्रोजिनस मिक्सचर्स कहता है। हाँ, और यहीं पर हमारी कहानी में 2 नए किरदार आते हैं, निलंबन यानी सस्पेंशन और कोलॉइड यानी कोलॉइड। ये दोनों विषमांगी हैं, यानी इनकी बनावट एक जैसी नहीं होती, भले ही वे देखने में लगे। निलंबन से शुरू करते हैं। ये नाम सुन के तो लगता है जैसे कुछ लटका हुआ है। हाँ, आपका अनुमान सही है। निलंबन में विलेय के कण घुलते नहीं हैं, बस विलायक में कुछ देर के लिए लटके या तैरते रहते हैं। इनके कण बहुत बड़े होते हैं, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा।
इतने बड़े कि आप उन्हें आंखों से देख सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये अस्थायी होते हैं। अगर आप इन्हें थोड़ी देर छोड़ दें तो गुरुत्वाकर्षण के कारण सारे कण नीचे बैठ जाएंगे। जैसे गंदा पानी एक ग्लास में मिट्टी और पानी को घोलकर छोड़ दें तो थोड़ी देर में सारी मिट्टी नीचे और साफ पानी ऊपर, है ना? बिल्कुल। या पानी में चॉक पाउडर का मिश्रण। अब आते हैं हमारे दूसरे और ज्यादा रहस्यमयी किरदार पर, कोलॉइड। हाँ, कोलॉइड। स्रोत कहता है कि ये दिखने में समांगी लगता है पर होता विषमांगी है। ये तो धोखेबाज हुआ। आप बेच सकते हैं। कोलॉइड एक बहुत ही दिलचस्प बीच की अवस्था है। इसके कण असली घोल के कणों से बड़े लेकिन निलंबन के कणों से छोटे होते हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। ये कण इतने बड़े होते हैं कि पूरी तरह घुल नहीं पाते, लेकिन इतने हल्के और छोटे होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण भी उन्हें नीचे नहीं खींच पाता। इसलिए हमेशा तैरते रहते हैं और मिश्रण स्थायी और एक जैसा दिखता है। दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा, दूध। अब दूध को कितनी भी देर रख दें उसके कण कभी नीचे नहीं बैठते और ये पारदर्शी भी नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोलॉइड का कण प्रकाश को रोकते हैं? क्या यही हमारे शुरुआती सवाल का जवाब है? आप जवाब के बहुत करीब हैं। कोलॉइड एक बहुत ही खास प्रभाव दिखाते हैं जिसे स्रोत में टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट कहा गया है। जब आप एक कोलॉइडल घोल जैसे दूध के ग्लास से लेजर लाइट या टॉर्च की एक पतली किरण गुजारते हैं तो आपको रोशनी का पूरा रास्ता उस तरल के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे कमरे में आती हुई किरण में धूल के कण चमकते हैं। तो मतलब वो धूल भरी हवा एक कोलॉइड है। बिल्कुल, यही टिंडल प्रभाव है। होता यह है कि कोलॉइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश की किरण से टकराकर उसे सभी दिशाओं में फैला देते हैं या स्कैटर कर देते हैं। इसी वजह से हमें रोशनी का पथ दिखाई देने लगता है। असली घोल के कण इतने छोटे होते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए नमक के पानी में आपको लेजर का रास्ता नहीं दिखेगा। तो ये है असली पहचान। हमारा रहस्य सुलझ गया। दूध, कोहरा, शेविंग क्रीम, पेंट, जेली, ये सब धोखेबाज हैं। ये दिखते तो एक जैसे हैं पर असल में ये कोलॉइड हैं जिनके अंदर लाखों करोड़ों कण प्रकाश को फैलाने के लिए तैयार बैठे हैं। एकदम सही। टिंडल प्रभाव ही वो लिटमस टेस्ट है जो एक असली घोल और एक कोलॉइड के बीच का पर्दाफाश करता है। कमाल है। तो अगर हम इन तीनों की, असली घोल, कोलॉइड और निलंबन की तुलना करें तो मुख्य अंतर क्या होंगे? इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका? जरूर। इसे 3 पैमानों पर याद रख सकते हैं, जैसा स्रोत की सारणी में भी बताया गया है। पहला है कणों का आकार। घोल में सबसे छोटे मतलब अदृश्य, कोलाइड में बीच के और निलंबन में सबसे बड़े, जिन्हें आंखों से देख सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा है स्थायित्व। घोल और कोलाइड स्थायी होते हैं, इनके कण नीचे नहीं बैठते। जबकि निलंबन अस्थायी होता है, कण नीचे बैठ जाते हैं। एकदम सही। और तीसरा और सबसे मजेदार है प्रकाश के साथ व्यवहार। घोल पारदर्शी होता है और कोलाइड टिंडल प्रभाव दिखाता है। हाँ, और निलंबन या तो अपारदर्शी होता है या फिर उसके कण भी प्रकाश को फैलाते हैं। बहुत साफ। तो आज की हमारी ये छानबीन एक साधारण से सवाल से शुरू हुई और हमें मिश्रणों की एक पूरी छुपी हुई दुनिया में ले गई। हमने समझा कि चीनी का पानी, दूध और गंदा पानी सिर्फ मिश्रण नहीं है, बल्कि वे घोल, कोलाइड और निलंबन। अब आगे बात करते हैं अगला चैप्टर। आज हम रसायन विज्ञान की उस बुनियाद को समझने जा रहे हैं जो मतलब एक ही पन्ने पे पूरे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स का राज खोल देती है, आवर्त सारणी। हमारे पास जो नोट्स हैं वो हमें एक बड़े सवाल का जवाब खोजने में मदद करेंगे कि कुछ तत्व जैसे सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं। एक नरम धातु जो पानी में धमाका कर देती है और दूसरी एक जहरीली गैस, फिर भी ये एक ही सिस्टम का हिस्सा कैसे हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि आवर्त सारणी सिर्फ तत्वों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है। कह सकते हैं कि एक कोड है। ये हमें बताती है कि क्यों कुछ तत्व शांत होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव। ये हमें परमाणुओं के पारिवारिक रिश्तों के बारे में बताती है और आज हम इसी कोड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस नक्शे को खोलकर समझते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे ख्याल से इसका श्रेय दमित्री मेंडलीव को जाता है। जी, लेकिन उनका आइडिया उस वक्त के लिए कितना बड़ा था। क्रांतिकारी शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए। देखिए, 1869 में जब मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया
तो केमिस्ट्स के पास बस 60-65 तत्वों की एक बिखरी हुई सूची थी। कोई पैटर्न नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं थी। मेंडलीफ ने पहली बार ये कहा कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखें तो उनके गुण एक निश्चित अंतराल के बाद खुद को दोहराते हैं। ये एक आवर्ती फलन है। ये कहना तो ऐसा था कि केमिस्ट्री में कोई अराजकता नहीं बल्कि एक छिपा हुआ संगीत है, एक लय है। बिल्कुल। और इसी आत्मविश्वास के चलते उन्होंने अपनी सारणी में कुछ खाली जगह भी छोड़ दी थी। ये सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है, ये तो मतलब वैज्ञानिक हिम्मत का सबसे बड़ा उदाहरण है। सही बात है। उस समय ऐसा दावा करना कि मुझे पता है यहाँ एक तत्व है, बस अभी तक किसी ने उसे खोजा नहीं है, ये अपने काम पर अटूट विश्वास दिखाता है। और उन्होंने सिर्फ खाली जगह नहीं छोड़ी बल्कि उन अनखोजे तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी तक कर दी। अच्छा। हाँ, जैसे उन्होंने एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के बारे में बताया, और बाद में जब गैलियम और जर्मेनियम खोजे गए तो उनके गुण लगभग वही निकले जो मेंडलीव ने बताए थे। ये तो किसी जादू जैसा लगता है। सही में, इसने उनकी सारणी को सिर्फ एक वर्गीकरण से उठाकर एक भविष्यवाणी करने वाले उपकरण का दर्जा दे दिया। लेकिन एक मिनट, अगर मेंडलीव का नियम काम कर रहा था, वो भविष्यवाणी भी कर पा रहे थे, तो फिर कमी कहाँ रह गई? पूरे नियम को बदलना क्यों पड़ा? ये विज्ञान की खूबसूरती है कि हर महान आइडिया में सुधार की गुंजाइश होती है। मेंडलीव की सारणी शानदार थी, लेकिन कुछ जगहों पर वो अटक रही थी। जैसे आर्गन और पोटेशियम का मामला। आर्गन जो एक गैस है, उसका परमाणु भार पोटेशियम जो एक धातु है से ज्यादा है। तो नियम के हिसाब से आर्गन को पोटेशियम के बाद आना चाहिए था। हाँ, लेकिन ऐसा करने पे वो गलत परिवार में पहुंच जाता। मेंडलीव को गुणों के आधार पर इस क्रम को उल्टाना पड़ा, पर वो इसका कारण नहीं समझा पाए। और वो समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स का क्या? वो दूसरी बड़ी पहेली थी। उन्हें उनकी सारणी में कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तो फिर हेनरी मोज़ले ने 1913 में इस पहेली को कैसे सुलझाया? उन्होंने परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक को आधार क्यों बनाया? मोज़ले ने एक्सरे के साथ प्रयोग करते हुए पाया कि हर तत्व की एक मौलिक पहचान होती है जो उसके परमाणु भार से नहीं बल्कि उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या से तय होती है। अच्छा। और इसी को परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहा गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। परमाणु भार तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग है, वो बदल सकता है, लेकिन परमाणु क्रमांक वो किसी तत्व की असली पहचान है, उसका फिंगरप्रिंट है। तो जैसे ही उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर लगाया, सारी गड़बड़ियां ठीक हो गईं। अपने आप सारी विसंगतियां दूर हो गईं। आर्गन का क्रमांक पोटेशियम से कम था, इसीलिए वो सही जगह पर आ गया। पूरा नक्शा एकदम साफ हो गया। ठीक है, तो आधुनिक सारणी का डिजाइन इसी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। चलिए अब इस डिजाइन के दो सबसे अहम हिस्सों की बात करते हैं, समूह और आवर्त। मतलब जो ऊपर से नीचे वाले कॉलम है और बाएं से दाएं वाली पंक्तियां। इनका असली मतलब क्या है? समूहों को आप तत्वों के परिवार की तरह समझ सकती हैं। आधुनिक सारणी में कुल 18 परिवार हैं और एक परिवार के सभी सदस्यों का जो व्यवहार होता है वो लगभग एक जैसा होता है। जैसे समूह 1 क्षारीय धातु वाला। हाँ बिल्कुल, उसके सारे सदस्य लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पानी को देखते ही उग्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन सबके बाहरी कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो उस एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाने के लिए बेचैन रहते हैं। एग्जैक्टली, यही उनकी पारिवारिक पहचान है। और समूह 17 हैलोजन परिवार, वो ठीक इसका उल्टा है। उनके पास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत होती है। इसीलिए वो इतने ज्यादा क्रियाशील होते हैं। एकदम सही। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब इलेक्ट्रॉन चुराने में माहिर हैं। तो समूह हमें बताता है कि एक तत्व रासायनिक रूप से कैसा व्यवहार करेगा। वहीं दूसरी तरफ आवर्त यानी पीरियड्स हमें एक अलग कहानी बताते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने का मतलब है कि हम एक एक करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं और एक ऊर्जा स्तर या शेल को भर रहे हैं। ये एक यात्रा की तरह है जो एक बहुत ही क्रियाशील धातु से शुरू होती है और एक बिल्कुल शांत निष्क्रिय गैस पे जाकर खत्म होती है। ठीक है, तो यहीं से खेल असल में दिलचस्प होता है। गुणों का बदलना, ये जो ट्रेंड्स हैं, यही इस नक्शे को पढ़ने की कुंजी हैं। चलिए सबसे पहले परमाणु के आकार यानी एटॉमिक साइज की बात करते हैं। आमतौर पर लगता है कि बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, परमाणु का आकार भी बढ़ना चाहिए। लेकिन नोट्स कहते हैं कि होता इसका उल्टा है।
हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसी मुख्य ऊर्जा कोश यानी उसी शेल में जुड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ते जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि नाभिक का धनात्मक आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। ये मजबूत होता चुंबक इलेक्ट्रॉनों के बादल को अपनी ओर ज्यादा ताकत से खींचता है। जिससे पूरा परमाणु थोड़ा सिकुड़ जाता है बिल्कुल, इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। वहां कहानी सीधी है। हर बार जब हम समूह में एक कदम नीचे जाते हैं तो एक पूरा का पूरा नया इलेक्ट्रॉन कोश जुड़ जाता है। अच्छा, ये एक छोटी प्याज के ऊपर एक और परत चढ़ाने जैसा है। इससे आकार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। तो परमाणु का यही सिकुड़ना और फैलना, क्या ये सीधे सीधे उसके धात्विक और अधात्विक गुणों पर असर डालता है? बिल्कुल, सीधा असर डालता है। धात्विक गुण का मतलब ही है किसी तत्व की अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। राइट। अब सोचिए, जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से और दूर होता जाता है और उस पर नाभिक का खिंचाव कम हो जाता है। तो उसे त्यागना आसान हो जाता है। हाँ, इसीलिए समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। सीजियम, जो समूह 1 में सबसे नीचे है, वो इतना धात्विक है कि कमरे के तापमान की गर्मी से ही अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगता है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जहां परमाणु सिकुड़ रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल हो जाता होगा। ठीक पकड़ा। परमाणु छोटा होता है, नाभिक का खिंचाव मजबूत होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए धात्विक गुण घटता है। और अधात्विक गुण, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, वो इसके ठीक विपरीत व्यवहार करता है। बाएं से दाएं जाने पर वो बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन क्या हम इसे इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत या इलेक्ट्रॉन के लिए लालच कह सकते हैं? ये इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये किसी परमाणु की एक रासायनिक बंधन में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता है। जिस तत्व का ये लालच ज्यादा होता है, वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। और इसका ट्रेंड भी अधात्विक गुण जैसा ही है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ता है और समूह में नीचे जाने पर घटता है। और पूरी आवर्त सारणी का बॉस इस मामले में फ्लोरीन है ना? ऐसा क्यों है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन के पास 2 बातें हैं जो उसे सबसे शक्तिशाली बनाती हैं। एक, वह अपनी आवर्त में बहुत दाईं ओर है, तो उसका नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा है। और 2, वह अपने समूह में सबसे ऊपर है, इसलिए उसका आकार बहुत छोटा है। मतलब एक छोटे से दायरे में बहुत ज्यादा खींचने की ताकत। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनों के लिए एक सुपर मैग्नेट की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक किताबी फैक्ट नहीं है। इसी गुण की वजह से टेफ्लॉन बनता है। अच्छा। कार्बन और फ्लोरीन का बंधन इतना मजबूत होता है कि कुछ भी उस पे चिपक नहीं पाता। तो अगली बार जब कोई नॉनस्टिक पैन इस्तेमाल करे तो वो असल में आवर्त सारणी के इसी एक ट्रेंड का नतीजा इस्तेमाल कर रहा है। ये एक शानदार कनेक्शन है। चलिए अब सारणी के सबसे अलग थलग और शांत परिवार की बात करते हैं। समूह 18 अक्रिय गैसें। इन्हें नोबल यानी उत्कृष्ट क्यों कहा जाता है? इन्हें नोबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी के साथ मेल जोल नहीं रखती। ये रसायन विज्ञान के अभिजात वर्ग की तरह है। इसका कारण ये है कि इनका बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश पूरी तरह से भरा होता है। उन्हें न तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है न लेने की। वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। हाँ, और स्थिर हैं। इसी वजह से उनकी संयोजकता शून्य होती है और वो सामान्य परिस्थितियों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। यानी ये केमिस्ट्री की दुनिया के वो लोग हैं जो किसी पार्टी में कोने में खड़े रहते हैं और किसी से बात नहीं करते, लेकिन इनके इस असामाजिक व्यवहार का भी हम खूब फायदा उठाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। उनकी यही निष्क्रियता उन्हें बहुत उपयोगी बनाती है। हीलियम हल्की और अज्वलनशील है, इसलिए गुब्बारों के लिए एकदम सही है। नियॉन लाइट्स में भी इस्तेमाल होती है। हाँ, नियॉन बिजली गुजरने पर चमकती है लेकिन किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए रंगीन विज्ञापनों की लाइटों में सालों साल चलती है। आर्गन को बिजली के बल्ब में भरा जाता है ताकि टंगस्टन का फिलामेंट ऑक्सीजन से क्रिया करके जल न जाए। तो उनकी स्थिरता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये नक्शा हमें क्या दिखा रहा है?
ये नक्शा हमें दिखा रहा है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। किसी तत्व का सारणी में स्थान उसके परमाणु क्रमांक को बताता है। परमाणु क्रमांक हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी देता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तय करता है कि परमाणु का आकार कितना बड़ा होगा और वो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को कितनी मजबूती से पकड़ कर रखेगा। और यही बात उसके धात्विक गुण, अधात्विक गुण और विद्युत ऋणात्मकता को तय करती है। ये एक खूबसूरत तार्किक श्रृंखला है। हाँ, जहां हर गुण दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं, बल्कि रसायन विज्ञान का एक शक्तिशाली पूर्वानुमान इंजन है। बेहतरीन। तो आज हमने मेंडलीफ के परमाणु भार पर आधारित एक साहसिक विचार से लेकर मोज़ले के परमाणु क्रमांक पर आधारित सटीक नियम तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे समूह और आवर्त में तत्वों के गुण एक अनुमानित पैटर्न में बदलते हैं और कैसे ये पैटर्न सिर्फ एकेडमिक नहीं है बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। हमने देखा कि एक ही समूह के तत्व अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संरचना के कारण एक जैसे प्रिडिक्टेबल गुण साझा करते हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि परमाणुओं के स्तर पर इन सरल और प्रिडिक्टेबल नियमों से हमारे चारों ओर मौजूद पदार्थों और जीवन की इतनी विशाल, जटिल और अप्रत्याशित विविधता कैसे बनती है। परमाणुओं के इतने साधारण नियम मिलकर इस जटिल दुनिया का निर्माण कैसे करते हैं। शायद यही रसायन विज्ञान का सबसे गहरा रहस्य है। अब आगे बात करते हैं अगला चैप्टर। आज के स्रोत हमें ऊर्जा की एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो एक साधारण सी चाय की प्याली से शुरू होती है, हमारे शरीर के अंदर चलती है और भविष्य के ईंधन तक जाती है। हम बात करेंगे ऊष्मा, रासायनिक बदलावों और दहन के विज्ञान की। चलिए इस ऊर्जा की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और ये कहानी सिर्फ विज्ञान की किताबों के लिए नहीं है। ये समझने के बारे में है कि हमारे आसपास की दुनिया चलती कैसे है। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा कैसे बनाता है, या फिर गीली सब्जियां खाद के ढेर में गर्म क्यों हो जाती हैं। हाँ, ये तो होता है। और क्यों 1 किलो पेट्रोल 1 किलो लकड़ी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये सब ऊष्मा का खेल है और ऊर्जा के एक रूप से दूसरे में बदलने की कहानी। तो ठीक है, सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ऊष्मा या हीट आखिर है क्या? स्रोत से बहुत सीधे तरीके से बताते हैं। हाँ, बहुत सरल परिभाषा है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिससे हमें गर्माहट महसूस होती है। बस इतना ही? हाँ, पर इसका एक बहुत ही फंडामेंटल मतलब एक मौलिक नियम है जिसे समझना जरूरी है। ऊष्मा हमेशा ज्यादा तापमान वाली जगह से कम तापमान वाली जगह की तरफ बहती है। हमेशा? हमेशा। जब आप एक गर्म चाय का कप पकड़ती हैं तो गर्मी कप से आपके हाथ में आती है, इसलिए आपका हाथ गर्म होता है। सही बात है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका ठंडा हाथ कप को और ठंडा कर दे। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा गर्म से ठंडे की ओर ही होता है। और इसे नापने के तरीके भी होंगे, जैसे हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत हमें इसके 2 मुख्य मात्रकों के बारे में बताते हैं। विज्ञान की दुनिया में इसका ऐसा ही हाथरक है, जूल, जिसे जे से लिखते हैं। जूल, ठीक है। लेकिन आम जिंदगी में, खासकर खाने पीने की चीजों की ऊर्जा के लिए, आपने कैलोरी शब्द ज्यादा सुना होगा। हाँ, कैलोरी तो बहुत सुना है। ये दोनों एक ही चीज यानी ऊर्जा को नापने के 2 अलग-अलग पैमाने हैं, जैसे किलोमीटर और मील। इनके बीच एक सीधा संबंध है। 1 कैलोरी लगभग 4.18 जूल के बराबर होती है। ठीक है, तो ऊष्मा ऊर्जा है जो गर्म से ठंडे की ओर बहती है। यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है जब हम देखते हैं कि ये ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शंस को कैसे प्रभावित करती है। स्रोत इन्हें 2 बड़े मजेदार ग्रुप्स में बांटता है। पहला है ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि नाम में ही छिपा है, एक्सो का मतलब होता है बाहर और थर्मिक का मतलब ऊष्मा से जुड़ा है। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें जब कोई नया पदार्थ बनता है तो साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। मतलब जिस भी बर्तन या जगह पर ये रिएक्शन हो रहा होगा वो गर्म हो जाएगा। एकदम सही, वो चीज गर्म हो जाएगी। और इसके उदाहरण हमारे चारों तरफ हैं। सबसे आम उदाहरण है किसी भी चीज का जलना, जैसे गैस जलाना। हाँ, जब हम घर में गैस स्टोव जलाते हैं तो मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है और साथ में निकलती है ढेर सारी ऊष्मा और प्रकाश जिससे हमारा खाना पकता है। अरे वाह! और स्रोतों में एक और उदाहरण है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, श्वसन यानी सांस लेना। मैंने इसे कभी केमिकल रिएक्शन के तौर पर सोचा ही नहीं था। पर यह है, और ये शायद सबसे जरूरी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं
हमारे खाए हुए भोजन से मिले ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ती हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसे हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकाल देते हैं, और साथ में निकलती है ऊर्जा। यही वो ऊर्जा है जिससे हम चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं। कमाल है। मतलब हमारे शरीर जो गर्म रहता है वो इसी वजह से है। बिल्कुल, हमारा शरीर जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म रहता है, वो इसी लगातार चल रही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की वजह से है। मतलब हमारा शरीर असल में एक बहुत धीमी गति से जलने वाली भट्टी जैसा है, जो लगातार ऊर्जा पैदा कर रहा है। और वो खाद वाला उदाहरण भी था। हाँ, क्योंकि सब्जियों और पत्तियों का गलना भी एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है। बैक्टीरिया जब उन्हें विघटित करते हैं तो गर्मी पैदा होती है। अगर ढेर बहुत बड़ा हो और गर्मी बाहर ना निकल पाए तो तापमान इतना बढ़ सकता है कि वो अंदर ही अंदर सुलगना शुरू कर दे। अच्छा, तो ये सब ऊष्मक्षेपी के उदाहरण हैं जो ऊर्जा बाहर फेंकते हैं। और इसका ठीक उल्टा होगा ऊष्माशोषी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाम से लग रहा है, एंडो मतलब अंदर, तो ये वो रिएक्शंस हैं जो ऊष्मा को सोखते हैं। बिल्कुल, ये ऊर्जा पैदा नहीं करते, बल्कि इन्हें होने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ये अपने आसपास के माहौल से ऊर्जा, प्रकाश या बिजली के रूप में ऊर्जा को अंदर खींचते हैं। और इसीलिए ये आसपास की जगह को ठंडा कर देते हैं। हाँ, गर्मी खींच लेते हैं तो ठंडक तो होगी ही। इसका कोई आसान सा उदाहरण? सबसे आसान उदाहरण स्रोत में दिया गया है, बर्फ का पिघलना। बर्फ अपने आप नहीं पिघलती। सही है, उसे गर्मी चाहिए। हाँ, जब आप एक ग्लास पानी में बर्फ डालती हैं तो बर्फ पानी की गर्मी को सोखना शुरू कर देती है ताकि वो पिघल सके। गर्मी सोखने की वजह से ही पानी ठंडा हो जाता है। इसीलिए इंस्टेंट कोल्ड पैक्स आते हैं, जिन्हें मोड़ने पर वो एकदम से ठंडे हो जाते हैं। उनके अंदर भी शायद कोई ऊष्माशोषी रिएक्शन ही शुरू होता होगा। एकदम सही सोचा। उनमें ऐसे रसायन होते हैं जो पानी में घुलने पर गर्मी सोख लेते हैं और पैक बर्फीला ठंडा हो जाता है। और स्रोत में एक और उदाहरण था, प्रकाश संश्लेषण। हाँ, फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को सोखकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन का आधार है और ये एक क्लासिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो संक्षेप में, एक तरफ ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, जैसे आग का जलना और हमारा सांस लेना, जो दुनिया को ऊर्जा और गर्मी देती हैं, और दूसरी तरफ ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, जैसे बर्फ का पिघलना और पौधों का भोजन बनाना, जो ऊर्जा का इस्तेमाल करके होती हैं। यही इन दोनों के बीच का मूल अंतर है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसके बिना शायद इंसानी सभ्यता की कहानी ही अधूरी है। दहन यानी कंबशन। मतलब किसी चीज का जलना? हाँ, सीधे शब्दों में। स्रोत इसे एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करता है जिसे अग्नि त्रिकोण या फायर ट्रायंगल कहते हैं। अग्नि त्रिकोण, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। मतलब आग जलाने के लिए 3 चीजें चाहिए। हाँ, 3। ईंधन और हवा तो चाहिए ही होगी। आपने 2 कोने तो एकदम सही पकड़े। पहला है ईंधन, यानी वो चीज जो जलेगी, जैसे लकड़ी, कागज, पेट्रोल। दूसरा ऑक्सीजन। और तीसरा कोना सबसे दिलचस्प और जरूरी है, और वो है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप, मतलब हर चीज को जलने के लिए एक मिनिमम तापमान तक गर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि माचिस की तीली कागज के पास ले गए और वो फौरन जल गया। से कागज को उस तापमान तक गर्म करना पड़ता है जहां वो खुद आग पकड़ सके। यही न्यूनतम तापमान ज्वलन ताप कहलाता है। अच्छा। हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। कागज का बहुत कम है, लकड़ी का ज्यादा है। अच्छा, तो आग जलाने की पूरी मशक्कत असल में ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाने की है। हाँ, और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर इन तीनों में से ईंधन, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप किसी एक को भी हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। यही इस त्रिकोण का सार है। आग बुझाने के सारे तरीके इसी अग्नि त्रिकोण को तोड़ने पर आधारित हैं। जैसे पानी डालना। हाँ, जब हम आग पर पानी डालते हैं तो हम एक साथ 2 काम करते हैं। पहला, हम ईंधन का तापमान उसके ज्वलन ताप से बहुत नीचे ले आते हैं। ठीक है, उसे ठंडा कर दिया। और दूसरा, पानी से बनी भाप ऑक्सीजन की सप्लाई को भी रोक देती है। त्रिकोण के 2 कोने टूट गए, आग बुझ गई। और वो जो लाल रंग के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनमें से ज्यादातर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। जब उसे आग पर छोड़ा जाता है तो वो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग के चारों ओर एक कंबल की तरह लिपट जाती है और ऑक्सीजन का संपर्क ईंधन से तोड़ देती है। मतलब ऑक्सीजन वाला कोना तोड़ दिया। हाँ, आग का दम घुट गया। अच्छा, तो ज्वलन ताप ही वो खतरनाक पॉइंट है। हाँ,
इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिनका ये पॉइंट बहुत ही कम होता होगा। बिल्कुल, जो जरा सी गर्मी या चिंगारी से ही भड़क उठती होंगी। जैसे पेट्रोल और स्पिरिट। एकदम सही पकड़ा। और उन्हीं को हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ, यानी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। स्रोत के अनुसार ये वो पदार्थ हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। इसीलिए पेट्रोल पंप पर फोन इस्तेमाल करने या सिगरेट पीने से मना किया जाता है। बिल्कुल, जरा सी चिंगारी भी पेट्रोल की भाप को भड़का सकती है। और यही कारण है कि स्रोत विशेष रूप से उल्लेख करता है कि पेट्रोल टैंकरों पर हाईली इन्फ्लेमेबल क्यों लिखा होता है। हाँ, मैंने देखा है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य की सीधी साधी जानकारी है। ये बता रहा है कि इसका ज्वलन ताप बहुत बहुत कम है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि अलग अलग ईंधनों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, अगर हमारे पास कई तरह के ईंधन हैं, गोबर के उपले, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, तो हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा ईंधन ज्यादा अच्छा या ज्यादा ताकतवर है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और इसका जवाब देने के लिए स्रोत हमें ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू की अवधारणा से परिचित कराता है। ये किसी ईंधन की कुशलता को मापने का पैमाना है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? बहुत आसान है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम को अगर पूरी तरह से जलाया जाए तो उससे कुल कितनी ऊष्मा ऊर्जा पैदा होती है, वही उसका ऊष्मीय मान है। मतलब जिसमें ज्यादा ऊर्जा वो बेहतर ईंधन। हाँ, जिसका ऊष्मीय मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही बेहतर ईंधन माना जाएगा। इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी केजे में मापा जाता है। और स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं वो वाकई अलग अलग ईंधनों की एक पूरी कहानी बताते हैं। चलिए देखते हैं। सूची में सबसे नीचे है गोबर के उपले। हाँ, पारंपरिक रूप से ये बहुत इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इनका ऊष्मीय मान सिर्फ 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। ऊर्जा के मामले में ये बहुत कमजोर हैं। इनसे बेहतर है लकड़ी। हाँ, लकड़ी का मान करीब 17000 से 22000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है, यानी 1 किलो लकड़ी 1 किलो उपलों से लगभग 3 गुना ज्यादा गर्मी देगी। लेकिन असली छलांग तो इसके बाद आती है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, इनका ऊष्मीय मान एकदम से बढ़कर 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम हो जाता है। ये लकड़ी से दोगुने से भी ज्यादा है। अब समझ में आया कि गाड़ियां लकड़ी पर क्यों नहीं चल सकती। उन्हें बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। बिल्कुल, और कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। हमारी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस इससे भी ज्यादा कुशल है। इसका ऊष्मीय मान है 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसीलिए ये खाना पकाने के लिए एक बेहतरीन ईंधन है। हाँ, ज्यादा गर्मी, कोई धुआं नहीं और नियंत्रण भी आसान। लेकिन इन सब से ऊपर एक ऐसा ईंधन है जिसके आंकड़े तो अविश्वसनीय लगते हैं। और वो है हाइड्रोजन। इसका ऊष्मीय मान है 1,50,000 किलो जूल केजी। ये इन सब में सबसे आगे है। 1.5 लाख? हाँ, इसे ऐसे समझिए, अगर 1 किलो पेट्रोल आपकी कार को मान लीजिए 15 किलोमीटर ले जा सकता है, तो सैद्धांतिक रूप से 1 किलो हाइड्रोजन उसे 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर ले जा सकता है। बाप रे! ऊर्जा का इतना बड़ा खजाना इसमें छिपा है। इसी बेहिसाब ऊर्जा क्षमता के कारण स्रोत हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो हमने ऊष्मा की एक बहुत ही सरल परिभाषा से बात शुरू की, फिर ऊष्मा पैदा करने वाली और ऊष्मा सोखने वाली अभिक्रियाओं को समझा, आग जलाने के पीछे का त्रिकोण वाला विज्ञान देखा और आखिर में ये समझा कि हम अलग अलग ईंधनों की ताकत को कैसे मापते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे ये सिद्धांत हमारे शरीर में चलने वाली सांस से लेकर भविष्य की गाड़ियों के ईंधन तक हर चीज को एक ही धागे में पिरोते हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर विचार किया जा सकता है। क्या? स्रोत ने हाइड्रोजन को उसके अविश्वसनीय ऊष्मीय मान के कारण भविष्य का ईंधन तो कह दिया, तो अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है कि इसकी इतनी जबरदस्त ऊर्जा क्षमता को देखते हुए हाइड्रोजन को पेट्रोल और एलपीजी की तरह एक आम रोजमर्रा का ईंधन बनाने में असल व्यावहारिक चुनौतियां और अवसर क्या हो सकते हैं। मतलब सिर्फ ऊर्जा का ज्यादा होना ही काफी नहीं है? नहीं, उसे सुरक्षित रूप से बनाना, स्टोर करना और इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मंथन किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।